Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 20th of March 2024. तो गाइज आज है तारीख 20 मार्च 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है चैगोस आइलैंड्स को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2009 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, जो विरूपाक्षा मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ पर लोकेटेड है, उस जगह का नाम बताना है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए भद्रचलम, बी श्रीकालाहस्ती, सी हम्पी या फिर डी चिदम्बरम। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों एक देश है आर्मेनिया, ये लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। पिछले 2 महीने में 2 बार डिस्कशन तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, आज इसको तीसरी बार कवर कर रहे हैं। और कवर करने का जो रीज़न है वो बहुत सॉलिड है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्मेनिया दोस्तों भारत से पिनाका रॉकेट के लिए एक बहुत बड़ी डील कर रहा है। अब इससे क्या होगा, देखो पाकिस्तान का बहुत अच्छा करीबी दोस्त कह सकते हो अज़रबैजान, तो अज़रबैजान के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी करेगा आर्मेनिया इस पिनाका रॉकेट से। अब ये पिनाका रॉकेट क्या है, क्यों यहाँ पर आर्मेनिया परचेज कर रहा है, अब अज़रबैजान का क्या रोल है, ये सब कुछ मामला क्या है, ज़रा इसको डिटेल से हम लोग समझेंगे। काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स कल से ही दोस्तों इस टॉपिक को लेकर पब्लिश हो रहे हैं। पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप लोग वर्ल्ड मैप को देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा रशिया के जस्ट बगल में आपको नजर आएंगी कुछ और छोटी छोटी कंट्रीज। ये वो कंट्रीज है दोस्तों जो कि रशिया से ही टूटकर बनी है। आपको पता है ना, 1991 से पहले ये जो रशिया है ये सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाया करता था। 1991 में सोवियत यूनियन टूटा, कई सारी कंट्रीज इसमें से बनी, 15 कंट्रीज बनकर आती हैं और एक रशिया अपना आप में बड़ा सा देश बनकर आता है। तो दोस्तों इसी में से क्या होता है, 2 और छोटी छोटी कंट्रीज बनती हैं। जब ये सोवियत यूनियन टूटा था तो वो 2 कंट्रीज में एक तो था यहाँ पे आर्मेनिया और दूसरा है यहाँ पर अज़रबैजान। दोनों कंट्रीज हो गई। अब दोनों देशों के बीच में एक छोटा सा रीजन आपको ये दिख रहा होगा डार्क कलर का, इस रीजन का नाम है नागोर्नो काराबख। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार प्रीलिम्स में यूपीएससी ने पूछ लिया था कि नागोर्नो काराबख रीजन क्यों चर्चा में है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो रीजन आपको दिख रहा है, इसको लेकर दोनों देशों में लड़ाइयाँ रहती हैं। आर्मेनिया बोलता है कि ये वाला हिस्सा मेरा है, अज़रबैजान बोलता है नहीं इस हिस्से को हम लेंगे। तो अज़रबैजान ने ज़बरदस्ती, अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर रीजन को कब्जा लिया है। आज के समय पर अज़रबैजान का ज़्यादा कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, चाहे आप बात करोगे उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान हो गया, इधर यहाँ पे टर्की हो गया, है ना, टर्की भी पास में ही है। ये बहुत बड़े सपोर्टर हैं अज़रबैजान के लोग, जो कि लगातार सपोर्ट करते रहते हैं। आर्मेनिया को इतना बड़ा सपोर्टर नहीं है, रशिया एक बहुत बड़ा सपोर्टर है ऊपर की साइड में। बट होता दोस्तों यह है कि रशिया खुद यूक्रेन के वॉर के साथ में बिजी है, तो आर्मेनिया को इतना सपोर्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए आर्मेनिया खुद नाराज़ भी है रशिया से। आपने देखा होगा रिसेंटली कई आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं। तो यहीं पर क्या होता है, आर्मेनिया अपने आप को मजबूत करने के लिए अलग अलग देशों से बेहतरीन हथियारों को परचेज करने की कोशिश करता है। कई सारे हथियार इन्होंने परचेज किए और इंडिया के वेपन्स में काफ़ी इंटरेस्टेड है आर्मेनिया। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, भारत और आर्मेनिया के जो संबंध हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। ये आप लोग देख पाओगे, इनका लोकेशन प्लीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि आर्मेनिया अज़रबैजान के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। जैसा आप देख पाओगे आर्मेनिया की कैपिटल है येरेवन, ऐसी अज़रबैजान इसकी कैपिटल है बाकू। अज़रबैजान को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसके ईस्टर्न साइड में है कैस्पियन सी, नॉर्थ में है रशिया और नीचे साउथ में है ईरान।
और उसी प्रकार से अगर आप आर्मेनिया को देखोगे तो नीचे साउथ में है टर्की, ऊपर आपको जॉर्जिया नजर आएगा, पास में ही रशिया है। मैंने आपको ये थोड़ी देर पहले ही बता दिया था। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब इसको हम थोड़ी देर में कवर करेंगे, पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं पिनाका रॉकेट के बारे में। पिनाका रॉकेट पर अभी आएंगे, उससे पहले बता दूं कि आर्मेनिया के साथ साथ दोस्तों 2 और साउथ अमेरिकन नेशंस हैं जो भारत से ये पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम परचेज करना चाहते हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज हमारे इस रॉकेट सिस्टम में अपनी दिलचस्पी दिखा रही हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण है कि दोस्तों ये सिस्टम में हम कई सारे डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। तो कई सारी कंट्रीज देख रही हैं कि हाँ ये एक बेहतरीन वेपन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और अभी डीआरडीओ काम कर रहा है कि इस रॉकेट सिस्टम की जो रेंज है इसको 200 किलोमीटर तक फैलाई जाए। अब मैं आपको बेसिक बातें बता देता हूं पहले इस पिनाका रॉकेट सिस्टम के बारे में। ये वेपन सिस्टम है क्या दोस्तों? जो हमारे डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट दिया गया था कि भाई कई कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं, ये मैंने आपको बता दिया। पिनाका एक प्रकार का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जहां से हम ढेर सारे रॉकेट्स कुछ ही देर में छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस वजह से मल्टी बैरल जो वर्ड है वो यहाँ पे यूज किया गया है। नाउ इस रॉकेट को किसने डिजाइन किया है? डिजाइन करने वाली बॉडी है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये बेसिकली हमारे डीआरडीओ की ही एक पर्टिकुलर लैबोरेटरी है। क्लियर? अब बात यह है कि हमने इसका नाम पिनाका ही क्यों रखा है, रीजन क्या है? तो दोस्तों पिनाका के बारे में आपको पता होना चाहिए, पिनाका वर्ड कहाँ से लिया गया है। यह वर्ड लिया गया है उस धनुष से जिसको राम जी ने तोड़ा था और तोड़ने के बाद में सीता माँ के साथ में विवाह किया था। अब ये जो धनुष है दोस्तों ये शिव जी का धनुष था। ठीक है, इस धनुष का नाम पिनाका था। यहीं से वर्ड लिया गया और इस पूरे रॉकेट सिस्टम का नाम यहाँ पे पिनाका रखा गया। अब पिनाका रॉकेट दिखता कैसे है? तो ये दोस्तों पूरा सिस्टम है। एक ट्रक पर इस तरीके से 12 रॉकेट लगाए गए हैं, 6 इधर 6 इधर, और ऐसे कई सारे आप अरेंजमेंट्स कर लो तो ढेर सारे रॉकेट एक साथ आप लॉन्च कर सकते हो या कह सकते हो इसको फायर कर सकते हो। जैसे मैंने बोला 44 सेकंड 44 सेकंड यानी 1 मिनट से अंदर अंदर 12 रॉकेट धड़ाधड़ निकल सकते हैं इस पिनाका में से। तो ये जो नया वर्जन है ये कहीं ना कहीं अभी इसमें काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते चले जा रहे हैं। अभी नए सिस्टम में हम 45 किलोमीटर तक की रेंज तक गए हैं। अभी कोशिश है, डीआरडीओ काम कर रहा है कि हम 200 किलोमीटर तक की रेंज तक के एरिया को कवर करें। जिस पर्टिकुलर सिस्टम में यहाँ पर ये कंट्रीज इंटरेस्टेड आप दिख रही हैं, क्योंकि करंट समय पर जो पिनाका सिस्टम है इसकी रेंज ज़्यादा नहीं है, 35-40 किलोमीटर है। हम फोकस कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा इसकी रेंज को बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा बढ़िया लेवल पर इसका जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर हम प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है, इसके फीचर्स क्या हैं दोस्तों? जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, मल्टी ट्यूब लॉन्चर व्हीकल है, कई सारे रॉकेट्स एक साथ यहाँ पर निकल सकेंगे, है ना। इसको कहीं ना कहीं और बाकी सारी चीज़ों से कह सकते हो कि फिट किया गया है। इस पर्टिकुलर पूरे सिस्टम को जो टाटा ट्रक है, ठीक है, उसके ऊपर में रखा गया है। टाटा ट्रक ये आप लोग देख पाओगे, ये वाले ट्रक्स है जिसके ऊपर में इस पूरे सिस्टम को रखा गया है। ठीक है, जिसके माध्यम से हम इसको फायर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा एक चीज़ और है, ये जो पिनाका सिस्टम है ना, ये हमने किसी देश से इंस्पायर होकर बनाया है। वो देश कौन सा है? वो है रशिया। रशिया के पास में भी अपना कुछ इस प्रकार का वेपन सिस्टम है जिसका नाम है ग्रैड। इसी से इंस्पिरेशन लेने के बाद में हम लोगों ने अपना खुद का ये पिनाका सिस्टम डेवलप किया, जिसको आर्मेनिया ने अभी खरीदा है, डील यहाँ पर की है भारत के साथ में। समझ गए? चलिए अब आते हैं और थोड़ा सा हम रिलेशंस को डिस्कस करते हैं। आर्मेनिया और इंडिया के संबंध क्या हैं? दोनों ने दोस्तों अपना जो एक्टिव पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो लंबे समय से मेंटेन कर रखा है। आर्मेनिया जब आज़ाद हुआ था 1991 में, मैं कहानी ऑलरेडी बता चुका हूँ, रशिया से टूटकर आर्मेनिया बना था। यहाँ पर आप देख पाओगे पहले पूरा ये सोवियत यूनियन था, अभी यहाँ पर देखोगे तो 9वां नंबर पे ये आर्मेनिया है, ये रहा। ठीक है, तो 1991 में आर्मेनिया आज़ाद हुआ। उसके बाद से ही भारत और आर्मेनिया के जो संबंध है वो एस्टेब्लिश हो चुके थे। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस और मजबूत होते चले जाते हैं 1992 में, है ना। फिर 1999 में भारत ने अपनी एम्बेसी को स्टार्ट किया येरेवन में, आर्मेनिया की कैपिटल है वहाँ पर। फिर उसके बाद में दोस्तों धीरे धीरे करके आर्मेनिया ने अपनी यहाँ पर जो अग्रीमेंट्स हैं वो यहाँ पर इंडिया के साथ में किए हैं। उसके अलावा कई सारी बॉडीज़ हैं जहाँ पर आप देख पाओगे कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, जैसे CIS की बात करते हैं, यह है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसमें आर्मेनिया एक ऐसा लौता देश है जिसके साथ में भारत ने रिलेशंस रखे थे 1995 में। रशिया के अलावा
तो आर्मेनिया यहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाकी दोस्तों भारत आर्मेनिया ने मिलकर 1995 में अपने दोस्ती को लेकर एक ट्रीटी साइन की थी, नाम था ट्रीटी ऑन फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। उसके अलावा दोनों देशों के कई सारी और जगह पर कॉपरेशंस नजर आएंगे, फॉर एग्जांपल डिफेंस रिलेशंस। तो आर्मेनिया ऑलरेडी दोस्तों हमारे भारत के कई सारे हथियारों में दिलचस्पी दिखा चुका है। 2020 में जब आर्मेनिया अजरबैजान की वॉर स्टार्ट हुई थी उससे पहले ही, और 2020 में आर्मेनिया ने लगभग $40 मिलियन का जो ये आर्म डील है वो भारत के साथ में किया, जिसमें हमने स्वाति रडार्स वगैरह दिए आर्मेनिया को, ठीक है, जिससे वो वेपन्स वगैरह का पता लगा सकता है, उनके लोकेशंस का पता लगा सकता है। फिर अक्टूबर 2022 में भारत ने फिर एक एग्रीमेंट साइन किया आर्मेनिया के साथ में, ताकि हम मिसाइल्स, रॉकेट्स और कुछ बॉम्ब्स जो हैं एक्सपोर्ट कर सकें। फिर जो ये मिसाइल्स हैं इसमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी है दोस्तों। ना फाइनली अब उसको सेट किया गया, मामले को फाइनल किया गया है। साथ ही साथ में भारत जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसको इंसान खुद से कैरी कर सकता है, खुद से यहाँ पर उस मिसाइल को चलाकर दुश्मन के टैंक को तबाह कर सकता है, वो भी इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है अभी आर्मेनिया को। ये भी हमारे पास में एक पर्टिकुलर न्यूज़ है, समझ गए। तो ये बेसिक चीज़ है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफ डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाई हैं। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि ये हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन है, तो द हिंदू की खबरें तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, एडिटोरियल वगैरह वो भी मिलेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही साथ में दोस्तों कुछ और जो वेरियस न्यूज़पेपर्स या वेरियस सोर्सेस हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारे सिलेबस से मैच हो रहे हैं आर्टिकल, उनको भी मैं डिस्कस करूंगा हाथों हाथ, ताकि आपका कुछ भी छूटे ना। लास्ट में अगर आप मंथली मैगजीन भी किसी कोचिंग की उठाओ तो कहोगे यार ये सारी चीज़ें तो मैंने डेली की क्लासेस में पढ़ी हैं, डेली जो वीडियोस देख रहा था वहाँ पे कवर हो गया है, तो वो काम आपका आसान हो जाएगा। तो प्लीज़ आप ऑनेस्टी के साथ में प्रॉपर वीडियोस को देखिए, क्योंकि पिछले आपको पता होगा 3 से 4 दिन में कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से वीडियोस टाइम पर अपलोड नहीं हो रहे थे, बट अब जल्दी हो रहा है आज अपलोड, है ना। तो अब ऐसा रेगुलर बेसिस पर आपको वापस से जो हमारा पुराना मेथड था उसी पर वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए, लाइव साइंस का आर्टिकल है और जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हुआ यह है, एक बहुत ही पुराना सबूत हमारे अर्थक्वेक का, यानी जो भूकंप होता है ना, उसका एक बहुत ही पुराना एविडेंस दोस्तों देखने को मिला है अफ्रीका से, जिस वजह से बहुत सारे आर्टिकल्स अभी चर्चा में हैं। तो न्यूज़ क्या है, साइंटिस्ट ने यहाँ पे हाल ही में कुछ साइंस ये देखे कि जो सबसे पुराना अर्थक्वेक है वो कहाँ पे डेवलप हुआ। वो डेवलप हुआ था, ये जगह का नाम है बार्बरटन ग्रीनस्टोन बेल्ट। ये जो बेल्ट है दोस्तों ये साउथ अफ्रीका में है। अभी चलूँगा साउथ अफ्रीका में, मतलब मैप के थ्रू वहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ये बार्बरटन ग्रीनस्टोन बेल्ट है क्या। अजीब सी चीज़ है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर जगह है ना, ये हमारे साउथ अफ्रीका में है। इस एरिया को हम जानते हैं गोल्ड मिनरलाइजेशन की वजह से भी। यहाँ पर कोमाटाइट्स भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, यानी कि कुछ यहाँ पर आपको अल्ट्रामाफिक वॉल्केनो रॉक भी देखने को मिल जाते हैं। कुछ ऐसी चट्टानें प्रेजेंट हैं, है ना, जिसमें काफ़ी सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं। और जो ये नाम रखा गया है ना अलग अलग, जैसे कोमाटाइट्स की बात करें, कोमाटाइट्स यहाँ पर पाया जाता है, कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। कोमाटाइट्स का नाम रखा है कोमती नदी के ऊपर में। कोमती नदी दोस्तों यहाँ से बहती है, इस बेल्ट से बहती है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यह है पूरा अफ्रीका का मैप। अब अफ्रीका में नीचे हमें जाना है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका ये पर्टिकुलर कंट्री है, छोटी सी, मतलब फिर भी काफ़ी बड़ी है। और यहीं पर आप देखोगे साउथ अफ्रीका के मैप को अगर हम जूम कर दें तो ये आपको पर्टिकुलर रीजन नज़र आएगा, ठीक है, जहाँ पर हमारा ग्रीन स्टोन बेल्ट ये नज़र आता है। इसी बेल्ट में दोस्तों बहुत पहले अर्थक्वेक आया है, तो उसी अर्थक्वेक के जो एविडेंसेस है वो यहाँ पर फाउंड करे गए हैं। और इसी एरिया में बहुत पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं। पृथ्वी की सबसे पुरानी रॉक्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं, इसी बेल्ट में लोकेटेड हैं वो। ध्यान रखिएगा इसके बारे में, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे ट्रेसेस, यानी कि अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवन भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, स्पेशली रॉक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। और जो रॉक्स प्रेजेंट हैं वो है अल्ट्रामाफिक रॉक। अब ये अल्ट्रामाफिक रॉक क्या होती हैं, ध्यान रखिएगा। अल्ट्रामाफिक कह सकते हो आप इसको, अल्ट्रा बेसिक भी बोल सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर की इग्नियस रॉक्स होती हैं जिसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। मिनरल्स स्पेशली मैग्नीशियम हो गया, है ना, उसके अलावा आयरन हो गया, ये ज़्यादा मात्रा में होता है। और जो सिलिका होता है वो थोड़ा कम मात्रा में होता है, ये बताया गया। प्लस हमारे पृथ्वी का जो मैंटल है, क्योंकि आप दोस्तों अर्थ का स्ट्रक्चर देखोगे तो अर्थ क्रस्ट है, अंदर चले जाओगे तो यहाँ पे कोर वाला रीजन है, इनर कोर है, आउटर कोर है,
है ना, ऐसे ही यहाँ पर आपको मेंटल देखने को मिलेगा। तो मेंटल बेसिकली सिलिकेट मटेरियल है, आपको पता होना चाहिए। तो अर्थ का जो मेंटल है दोस्तों, वहाँ पर भी अल्ट्रामाफिक रॉक्स देखने को मिलती हैं, और ऐसे ही अल्ट्रामाफिक रॉक्स बहुत सारी डिस्कवर की गई हैं इसी बेल्ट में, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। इसमें सिलिका कम है, बट पोटेशियम कंटेंट भी आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन जो मैग्नीशियम वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर प्रेजेंट है, ऐसा बताया गया है। तो इससे और भी कई सारी रिसर्चेस हो सकती हैं, और भी बहुत पुराने पुराने जो एविडेंसेस है वो यहाँ पे हमको मिल सकते हैं। समझ गए? तो आगे आते हैं। नाउ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया, आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने ये सारा का सारा डेटा यहाँ पर लिखित में डिस्कस किया। तो ये सारे नोट्स दोस्तों जो हैं, ये आपको एक बेहतरीन से पीडीएफ में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एक ऐसा पीडीएफ जो कि प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका सारा कंटेंट सिक्योर हो जाता है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ग्रुप में सारा कंटेंट डेट वाइज पड़ा है, तो आपका स्टोरेज का कोई इशू नहीं है। आप ग्रुप से पीडीएफ डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट कर दो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। तो स्टोरेज की दिक्कत खत्म, पीडीएफ कलेक्शन की दिक्कत खत्म, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, इस ग्रुप में अगर आप देखोगे तो सर्च करने के ऑप्शंस मिल जाता है, टॉपिक को आप सर्च करके पढ़ सकते हो अगर कुछ सर्च करना है तो ये सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या फिर जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ ही दिनों बाद आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, गारंटी है, आप खुद देख पाओगे, लेकिन बेनिफिट्स आपको आगे भी मिलते रहेंगे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ, आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कीजिएगा, देखिएगा कि हाँ, मुझे किस तरीके से फ़ायदे होंगे। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। नाउ दोस्तों, प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, डेली बेसिस पे वीडियोस पे जो लाइक के बटन है उसको प्रेस कर दिया करो यार, एक सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो 5000 लाइक्स का हमारा टारगेट है, जिसको प्लीज़ आप सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर, इंडियन एक्सप्रेस। तो चाहे आपका इंडियन एक्सप्रेस हो, लाइव मिंट हो, पीआईबी हो, द हिंदू हो, एडिटोरियल्स हो, शॉर्ट न्यूज़ हो, वेरी शॉर्ट न्यूज़ हो, लॉन्ग न्यूज़ हो, हर एक चीज़ कवर की गई वीडियो में। वीडियो थोड़ा लेंदी है, लेकिन आपकी टेंशन करंट अफेयर की वो दूर करेगा। अब बात हो रही है यहाँ पर आर्टिकल की, जिसमें बोला जा रहा है जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे, जो हमारे देश में लोग सामान को अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको यूके के यानी यूनाइटेड किंगडम के कुछ नए नियम हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी है अगर उनको थोड़े फ़ायदे चाहिए तो। ये बात किसने बोली है? डीजीएफटी ने बोली है। डीजीएफटी दैट इज़ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इनका यहाँ पर ये कहना है। चलिए बात करेंगे आखिरकार ऐसे नियम कौन से हैं। तो दोस्तों, अमेरिका के नियम हैं कुछ, सॉरी अमेरिका बोल रहा हूँ, ब्रिटिश के रूल्स हैं यहाँ पर, और वो जो रूल्स हैं वो DCTS के अंडर में आते हैं, यानी डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम के अंडर में आते हैं। होता यहाँ पर यह है कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं कुछ सामान और इन नियमों को फॉलो करते हैं, इनका पालन करते हैं, तो इसके तहत यहाँ पर उनको कुछ छूट मिलेगी, जिसके माध्यम से उनका एक्सपोर्ट थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, अच्छे तरीके से वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे, एक सपोर्ट मिलेगा उनको एक्सपोर्ट करने में। समझ गए? तो ये पूरा जो मामला है ये किसके अंडर में काम करेगा? डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम के अंदर में। ये क्या है स्कीम, ज़रा जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्कीम है ये यूके की सरकार लेकर आती है, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया है और कई कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी अभी डेवलप्ड बनने की स्टेज में है वो, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए, इनका ग्लोबल इकॉनमी में और ज़्यादा मजबूती बढ़ाने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्कीम को लाया गया यूके की सरकार के माध्यम से। बहुत ही सिंपल स्कीम है, स्पेशली यहाँ पर मेन फोकस है व्यापार को डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो सिंपल सी बात है भाई, एक्सपोर्ट पर अगर आप छूट दोगे, कुछ टैरिफ्स वगैरह के छूट दोगे, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, व्यापार स्ट्रांग होगा। तो वही मेन पर्पज़ है इस पर्टिकुलर स्कीम के पीछे का। इसमें हम क्या कर रहे हैं, यानी यूके की सरकार जो ड्यूटीज़ हैं, टैक्सेस हैं, टैरिफ्स हैं, इनको रिड्यूस कर रही है या पूरी तरह से हटा देगी, जिसका फ़ायदा मिलेगा उन कंट्रीज़ को जो यूके में सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे भारत। तो DCTS जो है दोस्तों, ये 65 कंट्रीज़ के ऊपर में अप्लाई होगा,
और ये 65 कंट्रीज़ में आती हैं सबसे पहले लीस्ट डेवलप कंट्रीज़, जहाँ पर डेवलपमेंट कम है, जो कि बेसिकली यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन के माध्यम से आती हैं, तो वो डेफिनेशन का यूज़ किया जाएगा। अगर इस कैटेगरी में आ रही हैं कोई कंट्रीज़ तो उनको कवर किया जाएगा। इसी प्रकार से लो इनकम कंट्रीज़ एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो वर्ल्ड बैंक के थ्रू डिफाइन की गई हैं, तो उन सभी को यहाँ पर ऐड किया जाएगा। समझ गए? इनके लिए यहाँ पर इस स्कीम को लेकर आया गया है। क्लियर दोस्तों, ये बात इसको ध्यान में रखिएगा। एक्सपोर्टर्स की मांग है कि हमें भी इसमें इंक्लूड किया जाए। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि हाल ही में एक चीज़ न्यूज़ में है, वो है डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम। ये कौन सी सरकार का स्कीम है? नीचे लिख दिया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट या ये गवर्नमेंट या ये गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा, यूके की सरकार की स्कीम है। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल अवेयरनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्लस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या है दोस्तों, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 हो चुकी है रिलीज, कि भाई दुनिया में एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो उसमें अगर हम कैपिटल वाला सेक्शन देखें, यानी दुनिया में जितनी भी कैपिटल्स, यानी दुनिया में जितनी भी देशों की राजधानियां हैं, तो कैपिटल में दिल्ली दुनिया का सबसे पोल्यूटेड कैपिटल बन चुका है दोबारा से, क्योंकि पहले भी दिल्ली नंबर 1 था। तो दोस्तों पोल्यूशन के मामले में, प्रदूषण के मामले में दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है पूरे दुनिया में। और अगर देश के मामले में बात करेंगे तो इंडिया थर्ड वर्स्ट एयर क्वालिटी के साथ में आता है। थर्ड वर्स्ट कैटेगरी। पता लास्ट में कौन है इस लिस्ट में? सबसे आखिरी में कौन कौन है? अगर हम 3 देशों की बात करेंगे तो इंडिया और इंडिया के पड़ोसी देश बांग्लादेश, सबसे पुअर क्वालिटी की हवा यहाँ पर देखने को मिलेगी। बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद इंडिया। इंडिया थर्ड वर्स्ट कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। ज़रा जानते हैं ऐसा क्या हुआ। ठीक है, तो रिपोर्ट आई है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब पहला क्वेश्चन यहाँ साथ ही साथ वो भी डिस्कस करते चलेंगे कि भाई एग्जाम में क्या बन सकता है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? तो पब्लिश करने वाली बॉडी है स्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के हाइलाइट्स को देखें तो यहाँ पर बोला जा रहा है साल में जो पर्टिकुलेट मैटर है, छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े, इतने छोटे टुकड़े जो कि हमारे बाल से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। तो इंडिया इस कैटेगरी में भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पीछे है। हालांकि बांग्लादेश और पाकिस्तान से थोड़ा आगे हैं, बट क्या करें, फिर भी यहाँ पर वर्स्ट कैटेगरी में है। लास्ट में 3 स्टेजेस में इंडिया आ रहा है। जो बांग्लादेश है वो दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री माना गया है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश। पाकिस्तान सेकंड नंबर पर, फिर उसके बाद में इंडिया। और कैपिटल की बात करेंगे तो दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल। और बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया की, तो बिहार का बेगूसराय, इसको दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया में रखा गया है। ये आप लोग देख सकते हो। तो दुनिया के अगर आप देखोगे जो टॉप 11 मोस्ट पोल्यूटेड शहर हैं, यानी कि अगर हम देखें दुनिया के 11 ऐसे शहर जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रदूषण है, तो आप इमेजिन नहीं करोगे कि इन 11 में से 10 शहर ऐसे हैं जो सीधा भारत से आते हैं और एक लाहौर है जो पाकिस्तान से आता है। यानी पूरी लिस्ट में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश टॉप कर रहे हैं। और ये लिस्ट कोई अच्छी वाली लिस्ट नहीं है, ये है पोल्यूशन वाली। 96% जो भारत की आबादी है वो कहीं ना कहीं इस पोल्यूशन से गुजर रही है। स्पेशली छोटे छोटे जो पार्टिकुलेट मैटर हैं उससे यहाँ पर गुजर रही है। पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं? सॉलिड पार्टिकल से बने हुए छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े कह सकते हो, या लिक्विड ड्रॉपलेट जो हमारी एयर में है, डस्ट है छोटी छोटी। इनके साइजेस अलग अलग होते हैं। कई भी आपने PM 2.5 सुना होगा, PM 10 सुना होगा। PM 10 साइज में थोड़ा बड़ा हो जाता है, PM 2.5 ऑब्वियसली बात है साइज में थोड़ा सा छोटा हो जाता है। जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादातर मिट्टी वगैरह से आते हैं, लेकिन स्मॉल पार्टिकल जो हैं वो फॉसिल फ्यूल जलाने से आते हैं। डीजल जो ट्रक में जल रहा है उससे आते हैं, जो कोल इस्तेमाल हो रहा है पावर प्लांट्स में उससे आते हैं। तो ये कुछ इनके सोर्सेस हैं कि बड़े पार्टिकल्स और छोटे पार्टिकल्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। सिंपल। चलिए एक और ज़बरदस्त आर्टिकल, GS पेपर नंबर 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने 7 अलग अलग पोटेंशियल घोस्ट पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया है जो कि हमारे प्लैनेट के थ्रू गुजरे हैं। और इन पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए दोस्तों एक ऑब्जर्वेटरी का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। ये ऑब्जर्वेटरी हमारे एंटार्क्टिका में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एंटार्क्टिका से ही दोस्तों ये सारा काम किया गया है। तो इस तरीके से बर्फ़ में पूरी ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है। तो साइंटिस्ट ने इसी ऑब्जर्वेटरी से डेटा का यहाँ पर यूज़ किया
और इन्होंने मेंशन किया कि कहीं ना कहीं कुछ एविडेंसेस मिले हैं घोस्ट पार्टिकल्स के। तो यहाँ पर ये ऑब्जर्वेटरी क्या है, ज़रा इसके बारे में जान लेते हैं। ये डिवाइस है एक ऐसा डिवाइस जो कि हमारे पृथ्वी के साउथ पोल पर है। आपको पता है ना, एंटार्क्टिका मैंने जब बोला तो आप समझ ही गए होंगे भाई, बिल्कुल नीचे साउथ पोल पर यह पर्टिकुलर ऑब्जर्वेटरी को बनाया गया है। ठीक है, जो कि क्या करता है, हमारे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रिनोज हैं, उनको डिटेक्ट करने का काम करता है, उनका पता लगाता है। इसको बनाया गया था, इस पूरे ऑब्जर्वेटरी को मेंटेन किया गया था, बनाया गया था आइस क्यूब कोलैबोरेशन के माध्यम से, जिसमें कई सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं दुनिया भर की, है ना, जिन्होंने मिलकर ये पूरा लेबोरेटरी को रेडी किया हुआ है। इसमें कह सकते हो कि हज़ारों सेंसर हैं जो कि बर्फ़ के अंदर कई गहराई तक 1.5 किलोमीटर तक यहाँ पर दफना रखे हैं। वो सेंसर यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं इन सब चीज़ों को। मल्टीपल डिटेक्टर्स यहाँ पे रखे हुए हैं इस ऑब्जर्वेटरी के आसपास, जो कि दुनिया के सबसे बड़े न्यूट्रिनो टेलीस्कोप की यहाँ पर अगर आप बात करो तो वो भी ये कहलाया जाता है। वर्किंग की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये ना जब जब न्यूट्रिनो से इंटरेक्ट करता है, यानी कि जब जब इस प्रकार के पार्टिकल्स आते हैं, तो जब जब इंटरेक्शन होता है तो यहाँ पर कह सकते हो कि कुछ ना कुछ रेडिएशन प्रोड्यूस होने लगता है, और जो सेंसर्स है वो यहाँ पर इन रेडिएशन को डिटेक्ट कर लेती हैं, जिसके माध्यम से न्यूट्रिनोज का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि भाई आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है, क्वेश्चन बन सकता है। ये है बेसिकली एंटार्क्टिका के अंदर में। रिसेंटली क्या हुआ है वो मैंने डेवलपमेंट आपको बता दिया। नाउ एक और टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में एक ट्राइबल कम्युनिटी है दोस्तों, और उन्होंने इतना शानदार काम किया कि आप सैल्यूट कर सकते हो। वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उन्होंने अपनी जो ज़मीन है वो दान कर दी है, स्पेशली किसके लिए, सॉन्ग बर्ड के लिए। एक बर्ड है जिसका नाम है बुगुन लोई चिचला। तो ये जो बर्ड है दोस्तों, इस चिड़िया को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा है, इसकी पॉपुलेशन लगातार कम होती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं क्या है, इस बर्ड्स की प्रोटेक्शन के लिए ये अरुणाचल ट्राइब्स जो हैं, इन्होंने अपनी ज़मीन को डोनेट किया कि ताकि इन बर्ड्स को बचाया जा सके। ठीक है, अब जो ये ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश में जो रहती हैं ये जनजातियाँ, इनका नाम है बुगुन ट्राइब। इन्होंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर सेट करके दिया कि अगर कोई चाहे तो इन्वायरमेंट को इस तरीके से भी प्रोटेक्ट कर सकता है, हमारे बायोडाइवर्सिटी को बचा सकता है। तो पहले तो दोस्तों हम बर्ड के बारे में जानेंगे, बाद में हम इन ट्राइब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बर्ड है बुगुन लियो चिचला। ये एक छोटी साइज़ की बर्ड देखने को मिलेगी, ऑलिव ग्रे कलर की होती है। पीछे आप देख पाओगे इसके सर के ऊपर बेसिकली ब्लैक कलर का पूरा जो कलरिंग है वो यहाँ पर हमको नज़र आती है। आंखों के आसपास येलो कलर होता है। ये जो बर्ड है ये ज़्यादातर जो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर देखने को मिलती है। उसके अलावा दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, केवल इसी सेंचुरी में पाई जाती है। ये एवियन स्पीशी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, बहुत ही ज़्यादा खतरे में। अगर हमने नहीं बचाया तो पूरी तरह से ये प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो अभी इसी प्रजाति को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है, इन्होंने जो ब्राइदुआ कम्युनिटी रिजर्व है दोस्तों, है ना, उसको नोटिफाई किया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में लेकर आए। रिजर्व्स के अंदर में इन बर्ड्स की प्रोटेक्शन के ऊपर स्पेशल फोकस किया जा रहा है। अब यहीं पर जो बुगुन ट्राइब हैं, इन्होंने भी इस चीज़ को महसूस किया कि भाई केवल 14 से 15 बर्ड्स बची हुई हैं, ख़त्म हो जाएंगी दुनिया से अगर ये ख़त्म हो गई तो। इनके प्रोटेक्शन के लिए जो बुगुन्स हैं, उन्होंने बोला कि हम माइग्रेट कर रहे हैं। सॉरी, ये जो ट्राइब्स है दोस्तों वैसे ही आई थी तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। फिर अभी आप देख पाओगे इनकी खुद की जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ है ना। उसके अलावा अगर आप देखोगे इनकी अपनी खुद की एक अलग सी लैंग्वेज, इसका नाम है खोवा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो जैसे दूसरे इंडो मंगोलियाई ट्राइब्स हैं ना अरुणाचल प्रदेश के, वैसे नहीं है ये। थोड़े थोड़े सिमिलर हैं, थोड़े थोड़े अलग हैं। अब सिमिलैरिटी में अगर आप देखोगे जो बुगुन्स हैं, ये क्या करते हैं, अपने घरों को बैम्बू यानी बांस से बनाते हैं, है ना। इनके पास में काफ़ी सारी स्किल्स हैं, जैसे जो जिस एरिया में जंगल में रह रहे हैं वहाँ पे लकड़ियों से ये तेल प्रोड्यूस करते हैं। और स्पेशली कौन सी लकड़ी, जो चिबलम नाम की लकड़ी आती है। प्लस इनका खुद का सोशो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना। डिसीजन लेने के लिए अलग सी बॉडी है जिसका नाम है यहाँ पर निम्यांग, जो कि क्या करती है, इस कम्युनिटी को पूरी तरह से रेगुलेट करने का काम करती है। प्लस बुगुन ट्राइब का एक फेस्टिवल होता है फामखो नाम का, ठीक है, एक हर साल ये फेस्टिवल मनाते हैं। प्लस इन ट्राइब्स के अंदर में दोस्तों एक पर्टिकुलर चीज़ फॉलो की जाती है, वो है एंडोगेमस। एंडोगेमस मतलब ये लोग अपने कम्युनिटी में शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बुगुन ट्राइब के बारे में प्लस उस बर्ड के बारे में बताया। और बर्ड के बारे में अगर कुछ क्वेश्चन बना तो डायरेक्टली आपसे इसका IUCN स्टेटस पूछा जाएगा, और IUCN मैंने आपको बताया कि अभी ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर की गई है। चलिए
आगे आते हैं एक और टॉपिक पर। नाउ दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ये कोई छोटा आर्टिकल नहीं है, ये हमारा एडिटोरियल है। अब एडिटोरियल और शॉर्ट न्यूज़ मैंने मिक्स की है, लेकिन एडिटोरियल कहाँ पर है मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और, ये छोटा सा नोटिफिकेशन देखकर याद आया कि भाई यूपीएससी का जो एग्ज़ामिनेशन होना था 26 मई को, पता होगा आपको भाई, होना था ना एग्ज़ाम। अब इलेक्शंस हो रहे हैं और इलेक्शन होंगे हमारे 7 फेस में, आसपास इलेक्शंस बैठ रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है इलेक्शन होंगे तो एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल कह रहा हूँ, पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। ये एग्ज़ाम यूपीएससी का होगा 16 जून को, ठीक है, 16 जून को यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आगे आते हैं। अच्छा, अब आर्टिकल पे आ जाते हैं। तो इस एडिटोरियल में दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, चाहो तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहीं पर मैं इस एडिटोरियल के रेलिवेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ दे दूंगा। बात हो रही है यूरोपियन यूनियन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लॉ के बारे में। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एआई का इस्तेमाल हो रहा है, लोगों के फेक डुप्लीकेट्स क्रिएट किए जा रहे हैं। आपको पता होगा, आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा एआई कितनी खतरनाक होती चली जा रही है ना। स्पेशली यहाँ पर पीएम मोदी के कई सारे क्लिप्स आपने देखे होंगे गाना गाते हुए। तो ऐसे कई सारे वीडियोस यहाँ पर एआई के थ्रू चलाए जा रहे हैं। तो एआई को कंट्रोल करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने एक प्रॉपर कानून को पास किया। वो कानून क्या है और भारत उस कानून से क्या सीख सकता है, वो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में कवर किया गया है। ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत अच्छा आर्टिकल है। एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू में तक में आपको ये डायरेक्टली हेल्प करेगा, ठीक है। तो आर्टिकल में डिस्कस किया गया है यूरोपियन यूनियन के नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट के बारे में। तो क्या है ये एक्ट, जानते हैं चलो। एक बहुत ही डिटेल्ड कानून है, बहुत ही गहराई से इसको तैयार किया गया है। इसका मेन काम क्या होगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज हैं इसको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। आजकल देख रहे हो भाई कैसे एक फ़ोटो की, एक इंसान को उसकी शक्ल हटा के दूसरी शक्ल कैसे लगाई जा सकती है ना। किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें बढ़ चुकी हैं आज के समय पर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ये पर्टिकुलर नया लॉ है, ये क्या कर रहा है, एक प्रॉपर फोकस लेकर चल रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो रिस्क है उस रिस्क को 4 अलग अलग भागों में बांट दिया। एक है प्रोहिबिटेड, हाई रिस्क, लिमिटेड रिस्क एंड मिनिमल रिस्क। तो ये 4 भाग हैं। अब ये क्या बोलते हैं ज़रा ये समझते हैं। सबसे पहले बात आती है प्रोहिबिटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो दोस्तों यहाँ पर बात ये है कि बोला जा रहा है इसमें कुछ सिस्टम्स इंक्लूड करे गए हैं, जैसे कोई ऐसी चीज़ है जो एक मानव के अधिकार के लिए खतरा है ना, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाएगा, इस लॉ में बोला गया है। फिर होती है एक हाई रिस्क, जिसमें रिस्क ज़्यादा है। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है? अब ऐसी टेक्नोलॉजी दोस्तों कई जगह पर हेल्प करती है, जैसे हेल्थ केयर सिस्टम में अगर हमें हेल्थ केयर के साथ साथ कानून लागू करना है या कुछ और कह सकते हो चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी है, तो ऐसे पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको लेकर बहुत ज़्यादा रिस्क है, उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए यहाँ पर बोला गया है। उसके ऊपर हम थोड़ा सख्त कंट्रोल करने वाले हैं, थोड़ी जो सख्ती है वो ज़्यादा रहेगी। फिर है लिमिटेड रिस्क एआई, ठीक है। लिमिटेड रिस्क में एआई में आप देख पाओगे जैसे चैटबॉट्स हो गया, चैटबॉट्स के अलावा इमेज जनरेशन प्रोग्राम्स हो गए, है ना। तो इनको भी यहाँ पर बोला जाएगा कि भाई ये क्या करें, अपनी जो एआई नेचर है उसको डिस्क्लोज करके रखें यूज़र्स के सामने, सारी चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो इसमें रिस्क कम है। फिर एक है मिनिमल रिस्क एआई, जिसमें रिस्क और ज़्यादा कम है, जैसे स्पैम फिल्टर्स वगैरह हो गए, स्मार्ट अप्लायंसेस हो गए, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा रेगुलेशन कम रहेगा। तो एआई में ये 4 भाग बांट दिए गए भाई, जिसमें रिस्क ज़्यादा होगा उसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, जिसमें रिस्क कम है उसके ऊपर कम कंट्रोल रहेगा। सिंपल बात है। अब सवाल यह है कि इस एक्ट को, इस कानून को हम दूसरे कानून से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो लॉ है जो यूरोपियन यूनियन लेकर आया है, ये इनके ही जीडीपीआर नाम के लॉ के साथ में मैच करता है। जीडीपीआर भी यूरोपियन यूनियन का कानून है जिसका नाम है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जहाँ पर लोगों का जो कह सकते हो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है ये वाला कानून। उनका जो पर्सनल डेटा है उसको सुरक्षित रखने की बात करता है ये वाला कानून। तो उसी प्रकार का दोस्तों एक और लॉ यहाँ पर तैयार किया गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करेगा। समझ गए? अब बात यह है कि ये जो लॉ लाया है यूरोपियन यूनियन, इससे भारत क्या सीख सकता है या भारत के लिए यहाँ पर क्या मतलब निकल कर आता है। तो इंडिया आज के समय पर काम कर रहा है अपने खुद के लॉज के ऊपर में, खुद के कुछ ऐसे गाइडलाइंस के ऊपर में जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर।
तो यहीं पर जब हम खुद अपने आप में एक नियम बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो यूरोपियन यूनियन के इस पर्टिकुलर लॉ से हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, प्लस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ले सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इंडिया को कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्क को बैलेंस करके मैनेज करना होगा। जैसे जो डीप फेक वगैरह होते हैं भाई, लोगों का डीप फेक बना दिया जाता है एज इट इज़। किसी, मैंने बोला ना, कोई और वीडियो है उसमें किसी और का फोटो लगा दिया, कोई स्पीच दूसरी दे रहा है उसकी आवाज़ बदल दी, उसका फोटो लगा दिया। तो भाई इन चीज़ को रेगुलेट करना ज़रूरी है, और इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये फोकस कर रहे हैं कि भाई लोगों के जो राइट्स हैं, लोगों के जो अधिकार हैं उसको सुरक्षित रखा जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, लेकिन बेनिफिट्स के साथ साथ इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। तो बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए हमारा मेन फोकस है कि हम क्या कर सकें, हम जो है लोगों का जो प्राइवेट डेटा है उसको बचा के रख सकें, लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, लोगों के राइट्स का हनन ना हो। समझ गए? तो इंडिया के लिए क्या एस्पेक्ट है वो मैंने आपको बता दिया। तो उस एडिटोरियल के मतलब बिल्कुल शॉर्ट प्रिसाइज वे में मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाया। नाउ एडिटोरियल नंबर 2। इस एडिटोरियल में बात हो रही है डिजिटल रेगुलेशन के बारे में। बिजनेस स्टैंडर्ड ने यहाँ पर इसको डिटेल से कवर किया है, ये आप देख पाओगे एडिटोरियल सेक्शन है। अब ये पूरा मामला क्या है दोस्तों, ये बेसिकली डिजिटल रेगुलेशन का मतलब है डिजिटल कंपटीशन बिल। अभी भारत में ये कंपटीशन बिल रिसेंटली ट्रेंडिंग में आया, बहुत ज़्यादा चर्चा में था। कंपटीशन बिल क्या है समस्याएं, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों डिजिटल कंपटीशन बिल इन इंडिया, इस पूरे आर्टिकल में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। अब आपको पता होगा कंपटीशन क्या होता है दोस्तों। एक होता है हेल्दी कंपटीशन और एक होता है, कह सकते हो, हार्मफुल कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन होना मार्केट में ज़रूरी है, क्योंकि अगर दो व्यक्ति हैं वो सामान बेच रहे हैं मार्केट में और वो दोनों ही यहाँ पर अगर आपस में कंपटीशन क्रिएट करें, तो एक व्यक्ति कम समय में कम दाम में बहुत अच्छा क्वालिटी का सामान बेच रहा है, दूसरा यहाँ पर ज़्यादा दाम में ख़राब क्वालिटी का सामान बेच रहा है, लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है, तो वो गलत है। लेकिन एक जो है अगर कम दाम में एक बढ़िया क्वालिटी दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो कंपटीशन क्रिएट कर रहा है। फिर दूसरा आएगा मार्केट में कहेगा मैं इससे कम दाम में बढ़िया क्वालिटी दूंगा, तो वो एक और कंपटीशन क्रिएट हुआ। तो कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन ज़रूर से होना चाहिए। इसी कंपटीशन को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए डिजिटल कंपटीशन बिल भारत में दोस्तों लाया गया। इस बिल को ड्राफ्ट किया गया, तैयार किया गया 16 मेंबर की कमेटी के थ्रू। 16 लोग थे जिन्होंने यहाँ पर इस प्रकार का लॉ तैयार किया। 1 साल बाद यहाँ पर ये पूरा लॉ तैयार हुआ है। अब इस लॉ का मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर है? सबसे पहले इस कानून ने कंट्रोल किया है SSDE को, दैट इज सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेस को। ये क्या है? ये बड़ी बड़ी दोस्तों टेक्नोलॉजिकल फर्म्स हैं जिनकी कमाई बहुत ज़्यादा है, रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, इनका यूज़र बेस इंडिया में बहुत ज़्यादा है। एटलीस्ट यहाँ पे 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का यहाँ पर इनका रेवेन्यू है, या दुनिया में बात करेंगे तो ग्लोबल रेवेन्यू इनका 30 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का है। तो ऐसे कंपनीज के ऊपर में ज़्यादा स्पेशल फोकस किया गया है। वैसे इस पूरे कंपटीशन बिल का जो मेन मकसद है वो है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस को रोकना। कई बार क्या होता है भाई, होता नहीं है मार्केट में एक एप्लीकेशन है, उसने अपनी दादागिरी जमा रखी है और वो दूसरे एप्लीकेशन को आने नहीं देता बिल्कुल भी। तो भाई ये कंपटीशन के खिलाफ है, ये अनफेयर तरीका है। इसी चीज़ को रोकने के लिए बिल लेकर आया जा रहा है कि भाई दूसरे को तो मौका मिलना चाहिए ना। आप तो कंपटीशन खत्म ही कर रहे हो, कंपटीशन खत्म कर रहे हो मतलब मोनोपोली जनरेट कर रहे हो। सारी चीज़ें यहाँ पर खुद से ही डील करोगे, एक ही बायर रहेगा, बाकी सारे सेलर रहेंगे। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, ऐसी चीज़ों को रोका जाएगा। अगर वो व्यक्ति अच्छा काम करेगा, आपको टक्कर देगा क्वालिटी वाइज, प्राइसेस वाइज, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर उसको मार्केट में आना ज़रूरी है। तो इसी यहाँ पर दोस्तों कंपटीशन को बरकरार रखने के लिए, हेल्दी कंपटीशन को बरकरार रखने के लिए ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव लिया गया। क्योंकि आज की स्थिति अगर हम देखें इस बिल को लेकर, तो ये जो बिल है ना अभी वैसे पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन है। एक ड्राफ्ट कमेटी थी जिसने यहाँ पर बिल को तैयार किया, अब यहाँ पर पब्लिसाइज किया हुआ है। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को शेयर कर सकते हो कि भाई आप क्या सोचते हो, क्या सहमत हो इससे या नहीं हो। अब यहाँ तक तो मैटर हुआ ख़त्म। अब पहले बात ये कर लेते हैं, जो ये डिजिटल कंपटीशन बिल है सर, इसके फ़ायदे क्या होंगे, बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट नंबर 1, इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। यहाँ पर ज़्यादा जो टेक कंपनीज है दोस्तों वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होंगी, खुलकर यहाँ पे सारा डेटा हमारे सामने होगा। ठीक है, ज़्यादा कोई घोटाले नहीं होंगे। जो इनोवेटर्स हैं और स्टार्टअप्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है इस पूरे लॉ से दोस्तों। जो छोटी छोटी कंपनियां उनको बाहर रखा गया है, बड़ी कंपनीज के ऊपर सख्त कानून लागू किए गए हैं।
जो छोटी कंपनी है या शुरू हो रही हैं उनको यहाँ पे हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि फिर अगर उनके ऊपर भी ये कानून लागू हो जाएंगे, वो भी परेशान हो जाएंगे, तो नए इनोवेशंस नहीं हो पाएंगे, देश में आविष्कार नहीं हो पाएंगे, स्टार्टअप्स नहीं ग्रो हो पाएंगे। तो उनको अभी के लिए हटाया हुआ है, धीरे धीरे उनको रेगुलेट किया जाएगा। फिर बात आती है कि इसका एक और फ़ायदा है कि हम दुनिया भर के स्टैंडर्ड्स के साथ में मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे कई सारे लॉज ऑलरेडी हैं। यूरोपियन यूनियन के लिए डिजिटल मार्केट एक्ट है, ऐसे कई सारे एक्ट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो इंडिया के पास में भी ऐसा लॉ होना चाहिए, तभी तो दुनिया के साथ में अपडेट होकर हम चल सकेंगे। फिर यह है कि इससे डिजिटल इकॉनमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हम अपने इस पूरे मार्केट को, डिजिटल मार्केट को रेगुलेट करेंगे अच्छी तरीके से। तो इससे इंडिया का डिजिटल मार्केट ग्रो करेगा, कोई यहाँ पर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस नहीं अपनाई जाएंगी, हेल्दी कंपटीशन होगा। हेल्दी कंपटीशन दोस्तों डेफिनेटली मार्केट ग्रो करता हुआ नजर आएगा, और 2030 तक $800 बिलियन तक का यहाँ पर एक ग्रोथ हम देख सकते हैं। ठीक है, अब सवाल यह है कि जो यह बिल है, इस बिल का मेन पर्पज़ बड़ी बड़ी कंपनीज को रेगुलेट करना कैसे है, ये जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर बिल है ना, इसका मेन मकसद यही है कि बड़ी कंपनीज को रेगुलेट करना, लेकिन सबसे पहले उनके लिए कुछ रेगुलेशन सामने रखना कि भाई आपको सही तरीके से सही कायदा कानून अपना कर चलना है, ट्रांसपेरेंट मैनर में चलना है, प्लस अपने यहाँ पे कंप्लेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म रखना है कि भाई कंप्लेंट आती है तो उसको सुलझाना है, कंप्लेंट को सुनना है। कई बार कंपनीज कंप्लेंट सुनती नहीं है। आपने कभी भी अपने प्रोडक्ट अगर वो गलत है तो उसको गलत तरीके से एडवर्टाइज नहीं करना है, लोगों को यहाँ पर बेफालतू में चिपकाना नहीं है। वो प्रोडक्ट भाई गलत है तो यहाँ पर उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, और जो चीज़ें यहाँ पर गलत लिखी हुई है, या प्रोडक्ट अगर आपका तैयार हुआ है तो उसमें अगर कुछ दिखाने का कुछ और है और लोगों का यूज़ करने का तरीका कुछ और है, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर रोकी जा सकेंगी। एडिशनली यहाँ पे देखोगे तो ये जो बिल है, ये क्या करेगा, जो नॉन पब्लिक डेटा होता है बिजनेस यूज़र्स का, बिजनेस का जो यूज़र है उनका नॉन पब्लिक जो डेटा होता है उसको मिसयूज़ करने से रोकेगा। प्लस यहाँ पे ये जो रेगुलेशन है, ये कहीं ना कहीं हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के साथ में मिलकर काम कर सकेगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारी ग्रोथ है वो डेफिनेटली होगी। लेकिन सवाल ये भी है, क्या इस बिल से कुछ खतरा हो सकता है? हाँ दोस्तों, इस बिल से कुछ चिंताएं भी हमारे सामने हैं। वो चिंताएं क्या हैं? सबसे पहली चिंता है स्टिफलिंग इनोवेशन। यहाँ पर यह है कि अगर हम ज़्यादा रेगुलेशन, ज़्यादा कंट्रोल करेंगे कंपनीज़ के ऊपर में, तो इससे कंपनी ग्रो नहीं कर पाएंगी। वो देखेंगे यार बार बार हमारे ऊपर ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो इतने सारे रेगुलेशंस फॉलो करना है, तो ज़्यादा क्रिएटिविटी ग्रो नहीं करेगी। जैसा चल रहा मामला चलता रहेगा और डाउन होता रहेगा कि भाई क्या करेंगे, अगर ये करेंगे तो ये फिर हो जाएगा, पूछताछ ये हो जाएगा, तो इस चक्कर में कंपनी ग्रो नहीं करेंगी। और दूसरी बात, ज़्यादा पावर यहाँ पर दी जा रही है रेगुलेट करने के लिए। तो ये जो बिल है दोस्तों, ये कई बार रेगुलेटर्स को ज़्यादा पावर दे देगा। ये भी कहीं ना कहीं उनकी पावर्स का हो सकता है वो मिसयूज़ करने लगें, ये भी एक चिंता वाला विषय है। फिर है डुप्लीकेशन विद एग्जिस्टिंग लॉ। हो सकता है यहाँ पर जैसे हमारे पास में ऑलरेडी कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कंपटीशन एक्ट है, ऐसे कुछ और एक्ट भी हैं, उनके साथ में ये ओवरलैप करे, है ना। जो सख्ती है वो कहीं ना कहीं जो आप कंपनी के ऊपर में रेगुलेशन लगा रहे हो वो डिफ़िकल्ट की बजाय मोस्ट डिफ़िकल्ट हो जाए, है ना। 2-2, 3-3 लॉज यहाँ पे उनको फॉलो करना पड़े, तो थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा हमारी ग्रोथ के लिए भी। तो ये कुछ चिंता वाले विषय आपको देखने को मिल जाएंगे। बढ़िया आर्टिकल था। नाउ एक और आर्टिकल पर आते हैं। इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक कर सकते हैं। बात हो रही है भारत और नेपाल के संबंध के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं क्यों है चर्चा में। ये जो एडिटोरियल है आपको दिख रहा है एक्सप्लेन सेक्शन में, एडिटोरियल नंबर 3 है हमारा। इस एडिटोरियल में बोला जा रहा है कि जो नेपाल और भारत है दोस्तों, ये इनके संबंध वैसे तो बहुत पुराने हैं, लेकिन बीच बीच में नेपाल की सरकार जो है ना वो गड़बड़ाती हुई नजर आई है। नेपाल में सरकार स्थिर नहीं है, हमेशा एक पॉलिटिकल इशू देखने को मिला। तो अभी वापस से एक मामला हो गया था, भाई कॉन्फिडेंस वोटिंग करवानी पड़ी। अब वो कॉन्फिडेंस वोटिंग में चलो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं प्रचंड साहब, वो जीत कर आ गए। अब बात यहाँ पर यह है कि दोस्तों भारत और नेपाल के संबंध हैं कैसे, किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, कैसे ये दोनों करीबी देश हैं, प्लस इन दोनों देशों के बीच में जो एक कांटा है या कह सकते हो एक सबसे बड़ी समस्या है, वो क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो पहले ये जान लेते हैं आखिरकार चर्चाओं में क्यों है। क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड हाल ही में जीत चुके हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो वापस से पावर में ये आपको देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों भारत और नेपाल के पहले संबंध में हम देखेंगे व्यापार के संबंध, ट्रेड रिलेशंस। तो इंडिया नेपाल की जोड़ी इतनी मजबूत है कि इंडिया नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर माना जाता है। दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल व्यापार है वो $7 बिलियन से ज़्यादा हुआ था 2019-20 में,
और इंडिया ने दोस्तों कहीं ना कहीं नेपाल को और कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड करने के रास्ते दे रखे हैं अपने आप से ही। इंडिया नेपाल को कई सारी चीज़ एक्सपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करने के मामले में अगर आप देखोगे तो पिछले 10 साल में 8 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ चुका है जो हम नेपाल को कर रहे हैं। और नेपाल भी हमें एक्सपोर्ट करता है, नेपाल का जो एक्सपोर्ट हुआ है हमारे प्रति वो डबल हो चुका है। अब यहाँ पर कई सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर भारत और नेपाल दोनों मिलकर साथ में कॉपरेट करके काम करते हैं। जैसे ह्यूमैनिटेरियन एड हो गया, भाई कोविड-19 जब आया, कोविड-19 के समय पर इंडिया ऐसा देश था जिन्होंने अपने पड़ोसी देशों की सबसे पहले मदद की। $7 मिलियन से ज़्यादा हमने नेपाल को प्रोवाइड करवाए, 23 टन से ज़्यादा दवाइयाँ दी, मेडिकल इक्विपमेंट्स, 9.5 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन्स हैं, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स वगैरह, ये सब भारत ने नेपाल को प्रोवाइड करवाए। फिर पीपल टू पीपल एक्सचेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है दोनों देशों के संबंध के बीच में, क्योंकि दोस्तों 8 मिलियन से ज़्यादा जो नेपाली नागरिक हैं वो भारत में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। 8 मिलियन बोल रहा हूँ मैं, और 6 लाख से ज़्यादा इंडियंस नेपाल में रह रहे हैं। तो जो इंडियंस नेपाल में हैं वो काफ़ी सारा पैसा कमा कर इंडिया भेजते हैं, जिसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। और बहुत सारे जो नेपाली लोग हैं इंडिया में हैं वो यहाँ से कमाकर अपने देश भेजते हैं। जब बात करते हैं इंडियंस की दोस्तों, तो नेपाल के अंदर में जो बाहर के लोगों का टूरिज़्म है उसमें 30% कॉन्ट्रीब्यूशन केवल इंडिया से जाता है, इंडिया के नागरिक जाते हैं घूमने के लिए। अब यहीं पर बात ये आती है कि आखिरकार जो ये पॉलिटिक के अंदर में इशू आ रहे हैं नेपाल में, बार बार सरकारें बदलती चली जा रही हैं, कभी यहाँ पर प्रचंड दहल साहब आ रहे हैं, कभी केपी शर्मा ओली आ रहे हैं, तो इनस्टेबिलिटी की वजह से इंडिया को क्या बुरा असर पड़ सकता है। तो दोस्तों पहला सबसे बुरा असर क्या पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको पता होगा नेपाल के कुछ समय पहले जो पीएम थे वो केपी शर्मा ओली थे। आगे भी इन फ्यूचर केपी शर्मा ओली वापस से आ सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के यहाँ पर वो लीडर हैं। तो जो नई पार्टनर है गवर्नमेंट के अंदर में, केपी शर्मा जो ओली हैं, ये जो व्यक्ति है ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के साथ में आता है, यानी कि भारत के बिल्कुल अगेंस्ट में है। क्योंकि जब ये प्रधानमंत्री बना था इंसान, तो इसने इंडिया के और नेपाल के रिलेशंस को बिल्कुल तबाह कर दिया था। ऐसे कगार पे था कि पीपल टू पीपल रिलेशंस भी दोस्तों खराब हो रहे थे। रीज़न यहाँ पर यह है कि एंटी इंडिया तो है ही है, दूसरी तरफ चिंतित बात यह है कि चाइना की तरफ इसका ज़्यादा झुकाव है, क्योंकि चाइना ने भरपूर मात्रा में इन्वेस्टमेंट दिया है काठमांडू के अंदर में, और वो कहीं ना कहीं इंडिया से नेपाल को छीनता हुआ चले जा रहा है चाइना। और जिसमें सरकारों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो ऑब्वियस सी बात है चाइना कुछ नहीं कर सकता, लेकिन गवर्नमेंट खुद यहाँ पर चाइना से हाथ मिला रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ पर देश में बहुत बड़ी गड़बड़ी या चाइना को अपने देश में नेवता दे रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया को ये समझना होगा, जानना होगा, और कहीं ना कहीं इंडिया के साथ में नेपाल के जो पीपल टू पीपल रिलेशंस है उसको इम्प्रूव करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं एक बड़ा भाई की तरह है नेपाल के लिए। समझ गए? चलिए आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, ये भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर ही रहे थे, भाई क्या है मामला नहीं है। यहीं पर एक और टॉपिक आता है कि इलेक्शंस जो होते हैं, हमारे चुनाव जो होते हैं, वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से कह सकते हो बहुत बुरा असर कर सकता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, आप तीनों एस्पेक्ट सोच के चलो, प्रीलिम्स में इस इंटरव्यू, मान लो इंटरव्यू पैनल में बैठे हो, आपसे क्वेश्चन बन जाए भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका क्या लगता है। जैसे चुनाव का महीना चल रहा है, चुनाव का पूरा ये साल है, आपका पेपर भी उस समय पर होने वाला है, तो आपसे पूछा जा सकता है भाई आपको क्या लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोल है चुनाव में, इलेक्शंस में, वो किस लेवल पर है, क्या सही है या गलत है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए ताकि आप अपने आंसर को बैलेंस कर सको, बता सको भाई ये भी है और ये भी है, आप देख लो। चलो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ मामला है क्या। तो द हिंदू में यहाँ पर इस आर्टिकल को कवर किया है, और वो हैं M.K. नारायण साहब, जिन्होंने डिटेल से डिस्कस किया है। बोला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोल है इलेक्शंस में वो बढ़ता चले जा रहा है। अब जैसे रोल को देखोगे, सबसे पहला है जो वोटर का बिहेवियर है दोस्तों, उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्पेशली जनरेटिव AI, इसके अंदर में पोटेंशियल है कि वोटर का जो बिहेवियर है वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस किया जा सके, इस पूरे इलेक्शंस में लोगों के डिसीजंस चेंज किया जा सके। ऐसा हो रहा है, और ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख करके बड़े बड़े मामले यहाँ पर घटित हुए हैं दोस्तों। जैसे अर्जेंटीना का एग्जाम्पल है, 19 नवंबर 2023 से पहले अगर आप देखोगे तो जो अर्जेंटीना प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए उसमें जो कैंडिडेट थे जेवियर मिलेई, है ना, इनका एक इमेज, डॉक्टरेट इमेज यहाँ पर पोस्ट होता है। एक ऐसा इमेज जिसमें ऑलरेडी AI का यूज़ करके इस तरीके से एडिट किया हुआ है। और यहाँ पर आप देख पाओगे जो चाइना की कम्युनिस्ट मिलिट्री है उसकी यहाँ पर ड्रेस में इस व्यक्ति को दिखाया गया।
तो ऐसी इमेज को ट्विटर पर डाल दिया गया जिसमें 3 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ यहाँ पर आए। लार्ज नंबर ऑफ लोगों ने यहाँ पर ट्विटर पर इस पर्टिकुलर को देखा इसको, ठीक है। फिर यहाँ पर ये अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट बन गए। ऐसे यहाँ पे आप देख पाओगे स्लोवाकिया, सितंबर 2023 में अगर आप देखोगे इलेक्शन से पहले एक ऑडियो था, वो ऑनलाइन दोस्तों वायरल करवाया गया एक टॉप कैंडिडेट का, जहाँ पे मेंशन किया जा रहा था कि वो जो व्यक्ति है उसने जो वोट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर ख़रीदे हैं माइनॉरिटी ग्रुप के, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ उसके ऑडियोज़ वगैरह क्लिप वगैरह वायरल हो गए। पता चला कि वो जो ऑडियो क्लिप है वो AI जनरेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है। तो ऐसे किस्से यहाँ पर दोस्तों नज़र आ रहे हैं। लोगों के डेथ के फेक न्यूज़ यहाँ पर लोग फैला दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग या इसका जो रोल है इलेक्शंस में वो भी आपको दोनों तरफ से दिखाई पड़ता है। जैसे अगर आप देखोगे इससे डिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फैलाई जा सकती है, एक व्यक्ति की या किसी नेता की डीप फेक बनाई जा सकती है ना। किसी कुछ और वो बोल रहा है उसकी आवाज़ चेंज करके फ़ोटो लगाया जा सकता है, जिससे पूरा मामला भड़क जाएगा। इलेक्शंस में एक बहुत बड़ा मिसलीडिंग चीज़ हमको नज़र आएगी, लोग मिसलीड होते हुए नजर आएंगे। दूसरा यहाँ पर दोस्तों फॉल्सहुड बढ़ाया जा सकता है। जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज़ हैं दोस्तों, ये गलत काम को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे सकती हैं। इलेक्शन के जो कैंपेन चलते हैं उसमें मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकती हैं। फिर है एडवर्सेरियल कैपेबिलिटीज़। जो ये पर्टिकुलर AI सिस्टम है ये कहीं ना कहीं अपने अंदर कुछ ऐसी सक्षमता को डेवलप कर सकता है, जैसे कहीं ना कहीं इलेक्शंस के अंदर में चीज़ों को मैनिपुलेट कर देना, इलेक्शंस का जो रिजल्ट है दोस्तों उसको यहाँ पर पूरी तरह से बदल देना, मैनिपुलेशन करना। ऐसे कई सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट की जा सकती हैं। नाउ अब बात आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कुछ संबंधित चिंताएं हैं, कंसर्न्स हैं। अब वो कंसर्न्स क्या क्या है ज़रा मैं आपको यही बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पे अगर इलेक्शंस के साथ में छेड़छाड़ हो रहा है मतलब डेमोक्रेटिक प्रोसेस, डेमोक्रेसी के साथ में, लोकतंत्र के साथ में छेड़छाड़ हो रहा है। दूसरा यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स, जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं आपको बता ही चुका हूँ भाई, इससे कहीं ना कहीं जो रिलायबिलिटी है, एक विश्वास लोगों में कम होगा, ट्रस्ट इश्यूज जनरेट होंगे, रिलायबिलिटी इश्यूज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे मिसलीडिंग वाला जो सिनेरियो है वो सामने आ जाएगा। भले ही वहाँ पे वो इंसान गलत ना हो लेकिन उसको गलत दिखाया जा सकता है, ठीक है, या फिर वो गलत हो तो उसको सही दिखाया जा सकता है। ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। अब बात है कि इंडिया को किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्रोच करना चाहिए, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहला स्टेप हमें उठाना होगा बिल्कुल सावधानी से, तो इसके लिए कॉशंस को यहाँ पे देखते हुए चलना होगा। तो इंडिया को कहीं ना कहीं जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ तो करें लेकिन पूरी तरह से सावधानी के साथ में हम यहाँ पे यूज़ कर सकें। रेगुलेटरी मेजर्स, यानी कि हमें भी वही जैसे मैंने बोला था यूरोपियन यूनियन के अंदर में कुछ रेगुलेट करने के लॉज हैं, उस प्रकार के लॉज यहाँ पर इंडिया डेवलप कर सकता है और करने ज़रूरी भी हैं अगर हमें अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को यहाँ पर प्रोटेक्ट करके चलना है, प्रॉपर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कंडक्ट करवाना है, तो उसके लिए करना होगा, है ना। समझ गए। चलिए आगे आता हूँ उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, द हिंदू में ही मेंशन्ड है। यहाँ पर बात हो रही है द प्रॉब्लम्स ऑफ इक्विटी के बारे में। तो IPCC की जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, उसमें क्या क्या समस्याएं हैं वो यहाँ पे समझाई गई। और ये IPCC है क्या, ज़रा मैं आपको ये भी डिटेल से बताने वाला हूँ। तो ये जो टॉपिक है हमारा वो GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हमारा एडिटोरियल है, चौथा एडिटोरियल है या पाँचवा है, शायद चौथा है। तो ये भी हमारा 4th एडिटोरियल है, एक्सप्लेनर सेक्शन पर पब्लिश हुआ है। ऋषिका पार्दिकार ने यहाँ पर इस पूरे एडिटोरियल को लिखा है। इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है एक स्टडी के बारे में। एक स्टडी हुई है जहाँ पर कह सकते हो 500 से ज़्यादा जो क्लाइमेट चेंज के सिनेरियोज़ हैं उनको अध्ययन किया गया है। क्लाइमेट चेंज वही टेम्परेचर के बढ़ना, गर्मी ज़्यादा बढ़ते हुए चले जाना, है ना, पोल्यूशंस होना, वही क्लाइमेट चेंज है। तो इस प्रकार के 500 से ज़्यादा अलग अलग सिनेरियोज़ का स्टडी किया गया, जिसमें ये पाया गया कि भाई काफ़ी सारे डिस्पैरिटीज़ हैं, काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं अमीर और गरीब देशों के बीच में। जैसे अमीर देश की इनकम ज़्यादा है, उन्होंने ज़्यादा पोल्यूशन कर रखा है, गरीब देश फिर भी उस पोल्यूशन से भुगत रहा है। कई सारे ऐसे डिफरेंशिएशंस आपको नज़र आएंगे। तो वो सब इस IPCC की रिपोर्ट्स में प्रेजेंट है। क्या है ये IPCC की असेसमेंट रिपोर्ट, पहले तो ये जान लो। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ना, ये क्या करती है, रिव्यू करने का काम करती है। स्पेशली यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज को लेकर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको ये देखने का काम करती है, उसके बारे में डिटेल्स निकालती है ना। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर में 3 अलग अलग वर्किंग ग्राउंड रिपोर्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। इस रिपोर्ट में जो IPCC की रिपोर्ट आती है
तीन अलग अलग रिपोर्ट्स में रखी जाती हैं। जैसे पहली है फिजिकल साइंस एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, दूसरा क्लाइमेट एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज, क्या क्या रणनीति अपनाई जा रही हैं, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए। इन सब चीज़ों को स्टडी करके इसमें तैयार किया जाता है। कुछ और रिपोर्ट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये रिपोर्ट्स हमको एक कह सकते हो इवैल्यूएशन देती हैं, इवैल्यूएट करती हैं कि भाई जो क्लाइमेट चेंज है ना, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर सारा का सारा जो डेटा है हमको प्रोवाइड करवाती हैं। अब जो आईपीसीसी है आज के समय पर वो 7th असेसमेंट साइकिल में है, यानी कि 7वीं बार ये डिटेल से मूल्यांकन इवैल्यूएशन कर रहे हैं और 500 से ज़्यादा अलग अलग सीन्स को एनालाइज किया गया जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस बढ़ रहे हैं, है ना, फिर उसके बाद में मतलब कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इस प्रकार के कई सारे जो सिनेरियोज हैं वो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के इन्होंने रिसेंटली जो है स्टडी करें। अब बात यह है कि जो ये आईपीसीसी का इवैल्यूएशन है वो आगे की क्या बात करता है। तो आईपीसीसी ने यहाँ पर कुछ फ्यूचर सिनेरियोज को भी दोस्तों इवैल्यूएट किया है कि भविष्य के लेकर यहाँ पर क्या क्या कुछ बातें बताई हैं। इनका कहना यहाँ पर यह है कि इन्होंने इंटीग्रेटेड असेसमेंट मॉडल्स का इस्तेमाल किया, कई सारे रिपोर्ट्स को साथ में मिलाकर पढ़ा है जहाँ पर ये बात कर रहे हैं। और इनका कहने का मतलब है कि आने वाले समय पर जो डिस्पैरिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर बढ़ती चली जाएंगी। डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसे देश जो ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं, बहुत प्रदूषण किया है इन्होंने अपने इतिहास में, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गई। उसके अलावा कुछ ऐसी कंट्रीज़ जो डेवलपिंग है जैसे इंडिया हो गया, तो इनके बीच में डिफरेंस जो है इंक्रीज़ होता चले जा रहा है। इनकम को लेकर डिफरेंस, पोल्यूशन को लेकर डिफरेंस बढ़ता चले जा रहा है। कुछ ऐसे रीजन जैसे सब सहारन अफ्रीकन रीजन हो गया, साउथ एशिया हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, एशिया का बाकी हिस्सा हो गया, ये वो जगह हैं जहाँ पर दुनिया की 60% आबादी रहती है, लेकिन इनकी जो पर कैपिटा जीडीपी है दोस्तों वो ग्लोबल एवरेज से भी कम है। 2050 में यहाँ पर ये एवरेज से इतना जो पर कैपिटा जीडीपी है वो कम रहने वाली है, लोगों की इनकम जो है वो कम रहने वाली है। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो एक बड़ा डिफरेंस ये है कि जो ये प्रदूषण हो रहा है, क्या ये प्रदूषण केवल डेवलपिंग कंट्रीज़ कर रही हैं? तो दोस्तों डेवलपिंग कंट्रीज़ तो अब कर रही हैं क्योंकि वो भी चाहती हैं हम भी डेवलप्ड कंट्री बने, लेकिन जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री हैं उन्होंने इतिहास में खूब प्रदूषण किया, तभी तो स्टेज में पहुंची हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशंस करे, अभी भी यहाँ पर वो लगातार पोल्यूशन कर रही हैं, अमेरिका अभी भी टॉप पर है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बर्डन आ रहा है वो डेवलपिंग कंट्री के ऊपर आ रहा है। सारा जोर आप केवल डेवलपिंग कंट्री पर डाल रहे हो कि आपको ये जो क्लाइमेट चेंज है वो रिमूव करना है, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हमें दोनों कंट्रीज़ को साथ में लेना होगा और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं स्पेशली जो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी हैं उनको सपोर्ट करना होगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को, है ना। भाई आपके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पैसा अवेलेबल है, तो आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा बनती है कि भाई आप जो है डेवलपिंग कंट्री के साथ में मिलकर उनको कुछ सपोर्ट करो, उनको प्रोवाइड करवाओ टेक्निकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, जिससे यहाँ पर सब मिलकर साथ में पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। अदरवाइज ऐसा काम नहीं होगा, समझ गए। चलिए एक और एडिटोरियल, ये इंटरेस्टिंग है, हो सकता है कुछ लोग इससे को सुनकर नाराज़ हों, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों एस्पेक्ट होंगे तो दोनों जानने की ज़रूरी है। इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है जो अशोक गुलाटी साहब हैं प्लस विदिशा चंदा, इन दोनों ने मिलकर इस एडिटोरियल को लिखा है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं सर एडिटोरियल में जो राइटर होते हैं क्या उनके नाम ध्यान रखने होते हैं? कभी भी नहीं, 1% भी नहीं, आपने बिल्कुल भी नाम ध्यान नहीं रखने हैं, केवल आर्टिकल के बारे में पढ़ो, दैट्स इनफ। तो दोस्तों यहाँ पे बात यह है, ये दोनों राइटर मिलकर फोकस कर रहे हैं कि भारत को ज़रूरत है अपने फार्मिंग बास्केट को डाइवर्सिफाई करने की, यानी कि जो हमारे खेत हैं जहाँ पर हम फसलें उगा रहे हैं उन फसलों में हमें अपने चॉइसेस को डाइवर्सिफाई करना होगा। केवल आटा गेहूँ नहीं, गेहूँ चावल, केवल गेहूँ चावल पे फोकस नहीं करना है, उसके अलावा कई सारी और भी फसलें हैं उस पर भी फोकस करना है। क्योंकि अगर आप देखोगे केवल गेहूं चावल पर फोकस करने से पंजाब के अंदर में एग्रीकल्चर के मामले में जो प्रोडक्टिविटी है वो दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में कम है। तो इस पूरे आर्टिकल में यही हाईलाइट करवाया गया है कि जो कुछ लेसन्स हैं जो कि पंजाब को लेने चाहिए, पंजाब को सीखने चाहिए अलग अलग राज्यों से, ताकि अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें। अच्छा, तो पहले हम ये जान लेते हैं कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर में कुछ बढ़िया कर रहे हैं। तो उसमें पहला राज्य आपको देखने को मिलेगा वो है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के पास में प्रोडक्टिविटी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है ना। उसके बाद वेस्ट बंगाल है और पंजाब इसी रैंक इसमें 13th रैंक पर आता है। किस मामले में? आपको जो स्टेट की एग्रीकल्चर की पूरे टोटल जीडीपी है उसको पूरे जोन एरिया से डिवाइड करना है कि भाई जितने एरिया में पूरा का पूरा एग्रीकल्चर यानी कि पूरा का पूरा खेती हुआ है एक राज्य में, है ना, उससे कितना आउटपुट आया है, तो उनको डिवाइड करके डेटा निकालना है। तो उस मामले में आंध्र प्रदेश की प्रोडक्टिविटी अच्छी आ रही है जबकि पंजाब की प्रोडक्टिविटी कम आ रही है ना। फिर दूसरा अगर आप देखोगे तो
बिहार जो है यहाँ पर हाई प्रोडक्टिविटी में आ रहा है, ओडिशा हाई प्रोडक्टिविटी कैटेगरी में आ रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? आखिरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में पंजाब इतना ज़्यादा वैल्यू क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहा? उसका परफॉर्मेंस इतना पीछे क्यों रह गया? उसके पीछे के रीजंस। तो पहला कारण है दोस्तों फॉल्टी एमएसपी रिजिम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहां पर देना, और वो भी गलत तरीके से देना। अब ये मैटर क्या, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? काफ़ी सारे लोग नाराज़ होंगे जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं है। राइटर यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप आर्टिकल को टाइप करें और आप भी इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो होता यहाँ पर यह है कि जो ये पंजाब है वो अभी भी गेहूँ चावल के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। स्पेशली क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एमएसपी मिलती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, गवर्नमेंट यहाँ पर अमाउंट प्रोवाइड करवाती है, जिससे यहाँ पर फार्मर्स थोड़े सिक्योर हो जाते हैं। तो इस चक्कर में जो पंजाब है वो अपनी फसलों को ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं कर रहा, केवल और केवल गेहूं चावल पर ध्यान दिया जा रहा है, वही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि उस पर अगर कुछ नहीं हुआ तो एट द लास्ट गवर्नमेंट दे देगी, तो एक सिक्योरिटी यहाँ पर मेंटेन हो जाती है। तो हाई वैल्यू के जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं, तो वैसी इनकम जनरेट कैसे होगी? तो पहला तो ये हो गया फॉल्टी एमएसपी रिजिम। दूसरा है सब्सिडीज। वहाँ की सरकार क्या कर रही है, फ्री में पावर और हाई सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं फार्मर्स को। ऐसे जो कह सकते हो कि फर्टिलाइजर्स हमारे खाद हैं, फसलों में इस्तेमाल किए जाते हैं, उस पर भी सरकार सब्सिडी दे रही है फार्मर्स को। तो ये जो सब्सिडीज़ मिल रही हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं केवल और केवल फार्मर्स को मजबूर करें कि वो चावल और गेहूं ही उगाएं, क्योंकि उन्हें चावल गेहूं के ऊपर यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। तो इसी वजह से दोस्तों डेटा ये बोलता है कि 84%, 84% पंजाब का जो क्रॉप एरिया है, जहाँ पर फसलें उगाई जा रही है, वो केवल चावल और गेहूं से भरा हुआ है। 84%, ये बहुत बड़ा परसेंटेज है, समझ गए? अब राइटर ये भी बोलते हैं कि हमें ना कुछ और स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, कुछ स्टेप्स हमें लेने की ज़रूरत है। पंजाब वो स्टेप्स उठा सकता है इस मामले से निपटने के लिए। अब वो स्टेप्स क्या हैं? पहला स्टेप, हमें दूसरे फसलों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। मिनिमम 1.5 मिलियन हेक्टेयर का जो राइस एरिया यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इसे हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा दालों की तरफ। भाई दालें उगा सकते हैं, फल उगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, ऑयल सीड्स उगा सकते हैं, इनका प्रोडक्शन होना भी ज़रूरी है अगर हमें अपने पर्टिकुलर स्टेट की इकॉनमी को, स्पेशली एग्रीकल्चर इकॉनमी को बढ़ाना है तो, ठीक है? उसके अलावा क्रॉप न्यूट्रल इंसेंटिव स्ट्रक्चर दो। आपको इंसेंटिव देने हैं, फार्मर को सपोर्ट करना है, करना चाहिए, लेकिन आप ऐसा करके करो एक न्यूट्रलाइज सेक्शन में। मान लो भाई आप इतना उगाते हो, ये मत कहो कि इस चीज़ के ऊपर ही मिलेगा। आप यहाँ पर केवल एक रिवॉर्ड दे सकते हो कि भाई इतने एरिया के लिए आपको इतना अवार्ड मिल जाएगा, समझ गए? अब बात यहाँ पर यह है कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे लेसन्स हैं, कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो कि पंजाब को दूसरे राज्यों से सीखने चाहिए। पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश की जो दोस्तों पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें 24% जो आपका एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा वो स्पेशली फिशरीज से आ रहा है। मछली का प्रोडक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। श्रिम्प वगैरह जो झींगा वगैरह होता है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, उससे यहाँ पर उनका प्रॉफिट मेंटेन हो जाता है। तो उस प्रकार के मेथड्स को हमें भी अपनाना होगा कि हमारी दूसरी ताकत क्या है वो भी जानना होगा। इन स्टेट से हमने उस ताकत को यहाँ पर कह सकते हो रिकग्नाइज किया, उस पर काम किया है। जैसे तमिलनाडु की बात करेंगे तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पर अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन किया, स्पेशली जो आम है, आम लगाए बहुत सारे, और इसके तहत कई सारे ट्रीज़ यहाँ पर रेगुलर ग्रो किए गए और इनको फिर प्रोटेक्शन इसका एक प्रॉफिट मिलने लगा। फिर बात आती है वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर 2% जो एग्रीकल्चर पावर कंजम्पशन 2021-22 में अगर आपको देखने को मिलेगा तो उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट हो रही थी। आपको वेस्ट बंगाल में बहुत सारी सब्जियाँ उगती हुई नजर आएंगी, है ना? अलग अलग सब्जियों के ऊपर फोकस किया है, तो डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर है। वही डाइवर्सिफिकेशन हमें करना होगा अगर हमें फार्मर्स को और ज़्यादा आगे ग्रो करना है। तो दोस्तों इसके लिए हमें जो ये एमएसपी वाला माइंडसेट है, इसमें थोड़े से बदलाव करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है राइटर के थ्रू, ठीक है? चलिए आगे आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये टॉपिक हमारा जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात हो रही है यहाँ पर पांदावुला गुत्ता के बारे में। तो अब भाई ये पर्टिकुलर एक ऐसा एरिया है जिसको जियो हेरिटेज साइट दोस्तों यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। ये रीजन जो है, जगह जो है तेलंगाना में है। तो ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है इसका, क्या होती हैं जियो हेरिटेज साइट वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले खबर जान लो क्या है। तो ये जो पांदावुला गुत्ता है दोस्तों, हाल ही में इसको एक ऑफिशियल रिकग्निशन, एक पहचान दी गई है।
जियो हेरिटेज साइट का टैग दिया गया है तेलंगाना के अंदर में। ये है क्या स्पेशली, ये एक बहुत ही पुरानी जगह है, एक ऐसी जगह जो कि हिमालयास से भी पुरानी है दोस्तों। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तेलंगाना के अंदर जो एक डिस्ट्रिक्ट है जयशंकर भूपलपल्ली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर आपको ये जगह देखने को मिल जाती है। इस जगह की डिस्कवरी जो है वो 1990s में की गई थी। इसके फीचर्स क्या हैं? ये जो पूरा स्थान है इसको आप डिटेल से देखोगे तो कई सारी पेंटिंग्स हैं और चट्टानों के यहाँ पे घर बने हुए हैं, रॉक शेल्टर्स बनाए गए हैं। यहाँ पे एविडेंस दिया गया है कि भैया मीजोलिथिक और मिडिवल पीरियड से एरिया बिलोंग करता है। उस समय पर लोग यहाँ पर अलग अलग पेंटिंग्स वगैरह हैं उस समय की, है ना। उस पेंटिंग में ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बनाए गए हैं, ग्रीन, रेड, येलो कलर यहाँ पर यूज़ किए गए, नेचुरल कलर्स। रॉक आर्ट पेंटिंग्स यहाँ पर हैं जिसमें कुछ एनिमल्स दिखाए गए हैं जैसे बाइसन, एंटीलोप, टाइगर, लेपर्ड वगैरह यहाँ पर शो किए गए हैं। कुछ फीचर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, शेप्स बनाई गई हैं, स्वास्तिक की शेप है, सिंबल है, सर्कल, स्क्वायर, एरो, बो, ये सारे वेपन्स वगैरह भी बनाए गए हैं। ऐसी पेंटिंग्स दोस्तों यहाँ पर नज़र आई हैं हमें। तो अभी इस एरिया को जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ये जियो हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं? एक ऐसी साइट जिसका अपने आप में एक जोलॉजिकल फीचर हो, अपने आप में उसका एक कल्चरल रिलेशन हो, उसका अपने आप में एक इतिहास होना चाहिए। तो ये इतिहास इसका बहुत पुराना है, इस वजह से इसको यहाँ पर रखा गया है। भाई वो जगह कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट चीज़ दर्शा रही हो, इतिहास दर्शा रही हो, अर्थ के रिवॉल्यूशन को यहाँ पर इवोल्यूशन को दिखा रही हो कि किस तरीके से चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, आगे बढ़ी हैं। ठीक है, तो कोई भी स्थान जिसको यहाँ पर जियो हेरिटेज साइट का दर्जा देना होता है उसका डेजिग्नेशन कौन देता है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोस्तों उसको डेजिग्नेशन देता है। फिर इंडिया जो कि यूनेस्को का हिस्सा भी है, जिसके बेसिस पर वो उस एरिया की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है जिस एरिया को यहाँ पर ये टैग दिया जाता है। ठीक है, बाकी ये जो टेस्ट है ये हमने कल पढ़ी ली था, आपको पता होगा, डायबिटीज़ को लेकर आर्टिकल है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। नाउ अब आते हैं आज के एडिटोरियल्स के ऊपर में। एडिटोरियल तो हम डिस्कस कर ही रहे थे, एडिटोरियल तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। 2 आर्टिकल हमने कवर किए, वो तो आपको पता है। 2 नहीं 4 एडिटोरियल कवर किए हैं। अब 2 एडिटोरियल हमारे पास में और हैं, ये हमारे आज के द हिंदू अखबार में छपे हुए हैं। ठीक है, आप एडिटोरियल का सेक्शन ओपन करोगे तो आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, द क्यूरियस केस ऑफ सोसमा अय्यप्पे एंड द वेकर काउ। तो शशि थरूर साहब ने यहाँ पर इस आर्टिकल को लिखा है, एक गाय के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, एक पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर एक और एडिटोरियल है हमारे पास में जहाँ पर भारत और भूटान के रिलेशंस के बारे में बात हो रही है ना, ये भी आज के अखबार में प्रेजेंट है। तो दोनों को बहुत बेहतरीन तरीके से, सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस एडिटोरियल में क्या है राइटर के कहने। तो राइटर यहाँ पे जो है शशि थरूर साहब, ये एक स्टोरी को यहाँ पर दर्शाते हैं और बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की। ये जो फोटो आपको दिख रहा है बगल में दोस्तों, यहाँ पर एक महिला आपको दिख रही होंगी, इनका नाम है डॉक्टर सोसमा अय्यप्पे। तो इन्हीं के कहानी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये वो महिला हैं जिन्होंने इंडिया में जो हमारी खुद की इंडिजीनियस ब्रीड है, कैटल एक गाँव है वेचुर गाँव, तो इस वेचुर गाँव को दोस्तों बचाया, इसकी प्रोटेक्शन करने वाली ये महिला हैं। नहीं तो फिर अगर ये महिला ना होती तो आज ये वाली जो गायें हैं वो ख़त्म हो गई होती। तो उसके बारे में कुछ राइटर ने मेंशन किया कि भाई ये हैं रियल हीरोइन, इनके ऊपर फिल्म्स बननी चाहिए, लोगों में जानकारी फैलानी चाहिए। राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि अगर आप देखोगे देश में गरीबी अभी भी है, ऑब्वियस सी बात है, खाने की कमी है, लेकिन अगर आप देखोगे तो देश जब आज़ाद हुआ था उस समय पर ये भी चीज़ें थी, बट धीरे धीरे कम हुई, इम्प्रूव हुई, अब सिचुएशन थोड़ा सा सही हो रहा है। बट इंडिया ने कई सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लगाई, है ना, बहुत सारे काम किए। अब होता यहाँ पर ये दोस्तों कि हमारी बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो इस तरीके से ग्रो की, इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ कि उस डेवलपमेंट में हमने नेचर का ध्यान नहीं रखा। स्पेशली जो एनिमल हस्बेंड्री है, कई बार यहाँ पर जो गाय भैंस हैं उनका भी प्रॉपर यूज़ नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनकी संख्या कम होती चली गई। कई सारी प्रजातियाँ ऐसी हैं गाय भैंसों की जिनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, तो उन्हीं को हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि एट द लास्ट अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में हम झंडे गाड़ चुके थे, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने डेयरी सेक्टर में एक रिवोल्यूशन लेकर आए, वाइट रिवोल्यूशन जिसको बोलता है ना। तो ये जो सफ़ेद क्रांति थी, ये वाइट रिवोल्यूशन बेसिकली दूध के सेक्टर में एक रिवोल्यूशन आता है। और वाइट रिवोल्यूशन में आपको पता है कि जो हमारे गाय भैंस है उनका कितना ज़्यादा ज़रूरी है पालन पोषण करना, है ना। तो होता यह है कि हमारे देश में जो खुद की ब्रीड्स हैं, जब वाइट रिवोल्यूशन आया, दूध का उत्पादन धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लगा, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, कई सारी गायें ना दोस्तों ख़त्म होने लगी, यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वेचुर काऊ कहीं ना कहीं ख़त्म होने की कगार पर थी, एक्सटिंक्शन होने वाला था। दुनिया की सबसे छोटी कैटल ब्रीड्स है, बहुत छोटे साइज़ की यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये वाली गाय होती हैं,
ये फोटो आपने देखा होगा। तो इनकी जो वैल्यू है अगर आप देखोगे तो वैल्यू भी कम थी वाइट रेवोल्यूशन के दौरान। अब क्या होता है, लोग यहाँ पे दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन वाली गाय भैंसों को बचा ही नहीं पाए, दूसरी दूसरी ब्रीड्स को मंगाने लगे, बाहर की अलग अलग प्रजातियां मंगाने लगे, और जो हमारे देश की खुद की अपनी ब्रीड थी वेचुर काऊ, उसको प्रोटेक्शन ही नहीं दिया लोगों ने, कोई वैल्यू नहीं रखी क्योंकि वो दूध कम दे रही थी। अब वाइट रिवोल्यूशन को मोमेंटम मिलता चला गया, ग्रो करता चला गया, ग्रो करता चला गया, लेकिन जो छोटे साइज की गाय भैंसें थी दोस्तों, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि वो दूध कम दे रही थी लेकिन हाई क्वालिटी का दे रही थी, और इसकी वजह से कई प्रजातियां ऐसी जो डिसअपियर हो चुकी हैं ऑलरेडी। लेकिन यहीं पर फिर बीच में एक प्रोफेसर आती हैं, सोसमा आयुपे। इनके पास में भी इसी प्रकार की वेचुर काऊ थी एक। इन्होंने यहां पर खुद स्टेटमेंट में ये बोला है कि मुझे अपने मदर का जो मिल्क है ना, वो याद नहीं है, जबकि ये याद है कि हाँ, मेरी मदर वेचुर गाय का जो दूध है वो मुझे दिया करती थी, मैं उसको पीती थी। उसको पीते पीते यहाँ पर बड़ी हुई। आज उम्र हो चुकी है 82-89 के आसपास। फिर अगर आप देखोगे तो बीच में इन्होंने ही यहाँ पर, ये बेसिकली केरला की एक एनवायरमेंटलिस्ट है, इन्होंने यहाँ पर फोकस किया, अपनी जॉब वगैरह सब कुछ यहाँ पर बीच में छोड़ दी थी, क्योंकि होता यह है कि इनके पास में एक गाय थी। अब उस गाय की देखभाली भी करती थी, काम भी करती थी। बीच में क्या होता है, वो गाय इन्होंने खो दी, यानी वो उसकी डेथ हो गई। इन्होंने यहाँ पर जॉब से रिज़ाइन किया, फिर इस गाय को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ करना शुरू किया। एक मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट कर दिया पूरी तरह से। वो एक पूरी तरह से अवेयरनेस, नॉलेज यहाँ पर लोगों में फैलाई, और इन गाय की जो प्रोटेक्शन है, जो इनकी सुरक्षा है, उसके ऊपर ये पूरी शिद्दत से लग गई। ठीक है, ये इनके लिए सिंपल नहीं था, बट चीज़ें थोड़ा सा डेवलप होती चली गई, इनके फेवर में चलती चली गई, ये आगे ग्रो करती हुई चली गई। फिर इन्होंने यहाँ पर 1998 में वेचुर कंजर्वेशन ट्रस्ट बनाया, एक पूरा ट्रस्ट बना दिया जहाँ पर इस गाय की सुरक्षा की बात हो रही है, जहाँ पे हमारा मेन पर्पज़ यही है कि हम इस गाय की जो पॉपुलेशन है इसको इम्प्रूव करें, जो फार्मर्स हैं इन गाय को अपनाएं। और इसी के बेसिस पर जो ये प्रोफेसर हैं दोस्तों, इन्होंने क्या किया, अपना एक विजन सेट कर लिया कि मुझे यहाँ पर इस गाय को पूरी तरह से बचाना है। तो एक ऐसी प्रजाति जो बिल्कुल जस्ट ख़त्म होने के कगार पर थी, वो अब प्रजाति बच चुकी है दोस्तों। उसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी, और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर अब के समय पर इम्प्रूव हो चुकी है। तो इसके बारे में कोई मूवी नहीं बनाएगा, लेकिन ये एक ऑथेंटिक इंडियन हीरोइन है, राइटर कहते हैं। इनसे हमें यहाँ पर कुछ सीखना चाहिए अगर हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। एक और आर्टिकल जो कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो भारत और भूटान के चर्चे हो रहे हैं, कारण क्या है, तो ज़रा ये जानते हैं। कारण यहाँ पर यह है दोस्तों, जब हम लोग देखते हैं भारत और भूटान, भारत से बाउंड्री सेट किया हुआ है भूटान, यानी कि छोटा सा कंट्री है भूटान। भारत एक बहुत बड़ा देश है, देखो भूटान थोड़ा सा मतलब काफ़ी छोटा है, 38,394 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ भूटान है। पॉपुलेशन 7.7 लाख के आसपास है, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। भारत 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बट फिर भी हमारी जो दोस्ती है ना, वो बहुत पुरानी है, बड़ा छोटा मैटर नहीं करता है। यहाँ पर हम भूटान के एक बड़े भाई की तरह खड़े हैं पिछले 50 सालों से, आगे भी ऐसा रहेगा। अब इसके पीछे का उत्तर क्या है? आंसर बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये जो दोनों देश हैं ये दोनों एक दूसरे को बराबर देखते हैं, एक बराबर, कोई छोटा बड़ा एक दूसरे को नहीं देखता। एक दूसरे को ये दोनों देश इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं, इक्वल तरीके से ट्रीट करते हुए नजर आए, ऐसा यहाँ पर राइटर बोलते हैं। राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि इंडिया जो है ये कॉन्स्टेंटली लगातार भूटान की आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आया। भूटान का रिलीजियस प्रैक्टिस, उनका कल्चर है ना, हर चीज़ की हम यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहे हैं शुरू से। जो भूटान है अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इनकी जो आइडेंटिटी है वो थोड़ी सी कम है, बट वो चीज़ हमारे लिए मैटर नहीं करती है। इंडिया भूटान की हेल्प कर रहा है लगातार ग्रो करने में। इंडिया कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑलरेडी जो पैसा है वो भूटान में लगा चुका है। पिछले कई सालों में, दशकों में अगर आप देखोगे, इंडिया ने एक इतना बड़ा ट्रस्ट डेवलप कर दिया है भूटान में कि हाँ, भूटान को लगता है हमारा एक बड़ा भाई खड़ा है हमारे साथ में। ठीक है, इस तरीके से जो रिलेशन है दोनों के डेवलप हुए हैं। आप कहोगे अचानक से भूटान चर्चा में आ क्यों गया? अचानक से चर्चाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि दोस्तों जो भूटान के राजा हैं, किंग ऑफ भूटान जो हैं, ये अभी एक विजिट करते हैं भारत में नवंबर 2023 में, जिसके तहत यहाँ पर इनके कुछ प्लान्स थे कि भाई हम क्या करेंगे, एक माइंडफुलनेस सिटी बनाएंगे। भूटान में ना एक छोटा सा रीजन है, यहाँ पर आप देख पाओगे, यह है इंडिया,
है ना, ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये ऊपर भूटान है। भूटान के जस्ट साउथ में एक रीजन है, एक शहर है गेलेफू नाम का। तो गेलेफू को भारत से जोड़ा जा रहा है दोस्तों, ठीक है, भारत के असम से यहाँ पर जोड़ने के बारे में बात की जा रही है। तो जो गेलेफू शहर है, इसमें डेवलपमेंट किया जाए, इसके लिए बहुत सारे डिस्कशंस हुए भारत और भूटान के बीच में। और ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा देश के लिए यहाँ पर कह सकते हो तरक्की का एक मात्र बहुत बड़ा सोर्स आपको ये देखने को मिलेगा। तो जो ये गेलेफू शहर है दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करना बनता है और इसमें प्रोजेक्ट्स लगाना भी बनता है। तो इसी के लिए यहाँ पर जो गेलेफू शहर है, ये आने वाले समय पर एक बहुत बड़ा एरिया माना जाएगा। यहाँ पर योगा, रेस्ट, रिक्रिएशन, स्पा थेरेपीज, मेंटल रिलैक्सेशन चैनल्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर धीरे धीरे करके लाएंगे, डेवलप करेंगे, जिसमें भारत जो है भूटान की हेल्प करेगा। पिछले हफ्ते जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं वो इंडिया में आते हैं, है ना, डिस्कशंस करते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दिया है वो इस सप्ताह जाएंगे भूटान में, विजिट करेंगे। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि जो रिलेशनशिप है दो देशों की, वो ऐसे ही चलती हैं जैसे भारत भूटान ने निभाया। भाई दोनों लीडर्स को आपस में मिलकर डिस्कशंस करना, बातचीत करना ज़रूरी होता है। अगर आप बैक टू बैक विजिट करोगे जैसे इंडिया भूटान कर रहे हैं, तो इससे जो संबंध हैं उनमें कभी खटास नहीं आती और मजबूत होता है, राइटर का कहना ही है। अब यहीं पर बात आती है एक हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन की। हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भारत भूटान के संबंध को और मजबूत करती है। कई सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आपको नजर आएंगे, ऐसे प्रोजेक्ट जिसकी कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों सरकारों ने यहाँ पर उसको कंप्लीट किए हैं, जिसके तहत हम एक क्लीन इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं, थिम्पू को प्रोवाइड करवा रहे हैं, यानी कि जो भूटान है उसके लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है ना। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो डिले में चल रहे हैं, जिनको कंप्लीट करना है, अभी 2024 में कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर बात ही हुई है, कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ है। तो ये कहना है राइटर का कि इंडिया कह सकते हो एक मेजर डेवलपमेंट असिस्टेंट पार्टनर भी रह चुका है भूटान का। अगर आप देखोगे जो भूटान का 12th 5 ईयर प्लान है, उसमें इंडिया ने 5,000 करोड़ रुपया सीधा सीधा हमने दिया है। इस प्रोसेस में हम डेवलपमेंट असिस्टेंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इंडिया ने कभी चूक नहीं की है, लगातार जब सपोर्ट मांगा है तब यहाँ भूटान को सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है। और ये मॉडल आगे भी फ्यूचर में कंटिन्यू करना चाहिए, हमें ज़रूरी है इसको निभाना, क्योंकि भूटान जो है चाइना से सटा हुआ एक देश है। तो हमें चाइना की तरफ कभी भी भूटान को झुकने नहीं देना है, ये भी एक चीज़ आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो जो इंडिया है दोस्तों, वो आने वाले समय पर बहुत कंट्रीब्यूट करेगा। जो गेलेफू नाम का शहर है उसको पूरी तरह से इस्टेब्लिश किया जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट चलाई जाएंगी, गेलेफू से सीधा मुंबई और दिल्ली फ़्लाइट्स आया करेंगी। टेक्नोलॉजीज़ हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो गेलेफू अगला यहाँ पर आप कह सकते हो एक ऐसा पार्ट होगा जो वेस्ट बंगाल असम के पास में होगा। इससे यहाँ पर जो पीपल टू पीपल रिलेशंस है वो इम्प्रूव होंगे। प्लस ये एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ पर भारत और भूटान दोनों मिलकर विन विन कोऑपरेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। दोनों के लिए यहाँ पर जीत है, इंडिया को सपोर्ट मिलेगा, भूटान को भी सपोर्ट मिलेगा। समझ गए? तो ये था आज का हमारा न्यूज़पेपर के दोनों एडिटोरियल्स जो इंपॉर्टेंट थे। बाकी जो छोटे आर्टिकल तो हम डिस्कस कर ही लिए। तो 100 से ज़्यादा पेजेस हमने दोस्तों फटाफट कवर किए हैं आज के सेशन में। एक सेशन कैसा लगा नीचे लाइक करके बता सकते हो। बाकी कई सारे लोग बोल रहे थे सर मेंस का क्वेश्चन नहीं दे रहे हो आप, कल से मेंस का क्वेश्चन भी दे देंगे, इंडेक्स भी लगा देंगे। हाँ यार, इंडेक्स से मैं लगाता हूँ ना, तो कई लोग बोलते हैं सर इंडेक्स मत लगाया करो, और जब नहीं लगाता हूँ तो फिर आते हैं कमेंट से लगा दिया करो। तो मुझे फाइनल बताओ यार, इंडेक्स लगाना है वीडियो में या नहीं लगाना है? लगाना है तो मैं लगा दूंगा, नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं। आप जितने मतलब कमेंट ज़्यादा होने चाहिए। अगर लगाना है तो कमेंट्स करना भर के, नहीं लगाना है तो भी कमेंट्स करना भर के, जिससे मुझे पता चलेगा कि क्या करना है। ठीक है ना। क्वेश्चन ये था प्रीवियस ईयर का 2009 का कि जो विरूपाक्षा टेम्पल है ये फेमस है, कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में आपको ये टेम्पल देखने को मिल जाता है। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।